हल्की मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत के हैं आसार और 15,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। एसजीएक्स निफ्टी कल के विपरीत आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुस्त हैं। एशिया के बाजार मिले जुले आपको दिखेंगे। खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स रिएक्ट करने वाले हैं। आज कुछ बेहतरीन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। पहले वरुण के पास चलते हैं आज की टॉप खबरों के लिए। वरुण बताइए। ओके जी, सबसे पहले वोडाफोन आइडिया यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि डीओटी की तरफ से इनको जो 2 अतिरिक्त साल का मोनेटोरियम मिला है। 2018 और 19 का जो बकाया था उसके लिए 4 साल का मोनेटोरियम मिला है। कुल बकाया जो करीब 8,800 करोड़ के आसपास का है, तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। साथ ही साथ बोर्ड ने 436 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी दे दी है। करीब करीब कुछ इक्विटी और वॉरेंट्स के जरिए ये पैसे जो है वो जुटाए जाएंगे, तो इसके चलते यहाँ पे नजर रखेगा। ग्लेनमार्क फार्मा बद्दी हिमाचल प्रदेश में जो इनकी फैसिलिटी है उसके यूएसएफडी ने निरीक्षण किया था। 13 से 22 जून तक 6 आपत्तियां जारी की गई है फॉर्म 483 में। बजाज ऑटो 27 जून को शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर और विचार करने के लिए बोर्ड फिर से एक बार बैठक करने वाला है। क्वेस्कॉप और ऑलसेक टेक्नोलॉजीज पे नजर रखेगा क्योंकि बोर्ड ने स्कीम ऑफ अमेलगमेशन को अप्रूवल दिया है, जिसके तहत ऑलसेक टेक्नोलॉजीज की जितनी सब्सिडरीज है और ऑलसेक टेक्नोलॉजीज जो है उसको क्वेस्कॉप में मर्ज किया जाएगा। ऑलसेक के हर 100 शेयर के लिए क्वेस्कॉप के 74 शेयर दिए जाएंगे। जीपीटी इंफ्रा कंपनी को 292 करोड़ का ऑर्डर मिला है और एचएल पे नजर रखेगा क्योंकि मलेशिया के लिए फाइटर जेट्स और सुखोई 30 जेट के लिए मेंटेनेंस के लिए कहीं ना कहीं जो ऑफर आया था उसके लिए इंडिया ने सबसे बेहतरीन बिडिंग की है और एचएल के लिए इसके चलते फायदा हो सकता है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। बिल्कुल, और सेठी साहब के तो रेडार पर भी है एचएल, आज की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है। देखते हैं आज ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। आशीष बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, टाटा स्टील यहाँ पर जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1940 से घटाकर 1400 रुपए कर दिया है। 838 की क्लोजिंग और मान रहे की स्टॉक अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से हिस्टोरिक लोस के आसपास आ रहा है, लेकिन मान रहे कि अगर रिसेशन की चिंता बढ़ती है तो हो सकता है कि और भी करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को जो है अपग्रेड किया है। 3,000 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। 2,524 की क्लोजिंग है और मान रहे की अर्निंग्स में और सेल्स वॉल्यूम में बढ़िया रिबाउंड आपको FY23 में नजर आएगा। आदित्य बिरला एएमसी यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है। कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी के राय के साथ। 401 की क्लोजिंग है। 515 रुपए का लक्ष्य दे रहे, मान रहे कि धीरे धीरे जो मार्केट शेयर है कंपनी का बढ़ता जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 6,600 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि स्टॉक में जो रिसेंट करेक्शन आया एंट्री के लिए बढ़िया मौका है। और साथ में क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 7,500 रुपए के लक्ष्य के लिए। अंत में डालमिया भारत यहाँ पर जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए और जो लक्ष्य 1775 से घटाकर 1,600 रुपए कर दिया है। तो ये है आपके लिए कुछ दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज की, जहां पर आपको रखनी है नजर रखिए। रेटगेन ट्रैवल टेक मेक्सिको के होटल चेन से इन्होंने एक करार किया है, तो ये काउंटर भी आपके लिए आज फोकस में रह सकता है। इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने के लिए ये करार किया गया है। ये आपके लिए रेटगेन पर खबर आ रही है सुबह सुबह। देखते हैं इस स्टॉक पर कैसा रिएक्शन आएगा। आइए, पालविया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। पालविया साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो पिक ऑफ द डे रहेगी वो रहेगी इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो इस वोलेटाइल मार्केट में भी एक स्टेबल परफॉर्मेंस इस स्टॉक का देखने को मिला। कल का जो प्राइस एक्शन था उसमें ऑलमोस्ट 6 से 8 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिखा स्टॉक में, और जिस तरीके से अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 269 के आसपास कल का क्लोज है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 278 से 280 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 263 का। तो ये है आपके लिए एलिकॉन इंजीनियरिंग। पालविया साहब, एक बार जरा टारगेट फिर से बता देंगे सर। 275 278 के आसपास के टारगेट हम इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एलिकॉन इंजीनियरिंग यहाँ पर आप खरीदारी करके चले 278 के टारगेट्स के लिए। पालविया साहब को है ये पसंद। 263 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। बाजार भी खुलने के लिए तैयार है। प्री ओपन सेशन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और उसके बाद देखेंगे रेट। आज तो मधुर है, थोड़ा तो हरे में तो खुलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अभी प्री ओपनिंग सेशन में जो टिक्स आ रही है वो 400 अंक ऊपर दिख रहा है आपको। सेंसेक्स और निफ्टी दिख रहा है उन लेवल पर जो पिछले हफ्ते के लोज है 15,180 190 के आसपास वहां खुलेंगे। तो बहुत लोग तैयार खड़े हैं खरीदने के लिए, इसलिए वहां खुलेंगे नहीं। अलग अलग दिशा में सेंसेक्स और निफ्टी जाते हुए जो फाइनली 9:07 के आसपास एक ही डायरेक्शन में आपको दिखेंगे, और वो होना चाहिए हल्के फुल्के हरे निशान के साथ। आइए तब तक कमोडिटी बाजार और करेंसी बाजार की ओपनिंग देख लेते हैं, कैसे खुले हैं वहां के मार्केट।
एक जगह लाल है, बड़ा लाल है अनिल जी, और खुशी वाला लाल है, वो है कच्चा तेल। 3% नीचे आपको कच्चा तेल दिख रहा है हमारे बाजारों में, तो ये अच्छी बात है। 8100 के लेवल्स पर आपको कच्चे तेल के दाम इस समय आते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गैस 1.5% की गिरावट यहां पर भी आपको आती हुई दिख रही है। तो ऑयल एंड गैस दोनों में ही सुस्ती छाई हुई है, उसके आपको राहत मिल रही है। रुपया भी खुलने के लिए तैयार हो रहा है और उसके लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। वहां पर भी आप थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट करिए। इसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर, यहां पर आप वीकनेस देख रहे हैं। सिल्वर के दाम एक हफ्ते के निचले स्तर पर हैं। गोल्ड में आप कमजोरी देख रहे हैं, 1/4% नीचे गोल्ड के दाम आपको दिख रहे हैं। सिल्वर भी आपको कमजोर दिख रहा है, करीब 0.5% की गिरावट वहां पर आएगी। वीकनेस आप एक्सपेक्ट करिए। जहां तक बेस मेटल्स का सवाल है, कॉपर 1.25% नीचे ये गिरते हुए दिख रहा है। एल्यूमिनियम पर आधे % से ज्यादा की गिरावट है। जिंक 1% आपको नीचे खुलते हुए दिखेगा, पर उसके सामने लेड में हल्की फुल्की खरीदारी आ रही है। तो सिर्फ लेड है जहां पर थोड़ी खरीदारी दिख रही है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे बेस मेटल्स कमजोर हैं। कल नया रिकॉर्ड लो बनाने के बाद रुपया आज थोड़ा पुल बैक आपको दिखा रहा है। 78.39 तक रुपया गया था, उसके सामने करीब 12-13 पैसे मजबूत रुपया आपको खुलते हुए दिखा है। 78.27 पर ट्रेड हो रहा है, 13 पैसे मजबूत रुपया अभी थोड़ी देर पहले खुला था। देखते हैं, रिकॉर्ड लो तो कल फिर से बन गया, अब कहां जाता है रुपए की चाल, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। इंपॉर्टेंट है देखना आज की ट्रेडर्स डायरी की रिकमेंडेशंस जो आपको दी हैं कुशल और आशीष ने। कैश का स्टॉक की मेरी लिस्ट में प्राज इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस और रिलायंस 2500 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 64 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है लूमैक्स इंडस्ट्रीज और निवेश के लिहाज से खरीदना है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। खबरों का असर देखने को मिलेगा ग्लेनमार्क में, एसआरएफ में आएगी गिरावट लेकिन बीसॉफ्ट में करेंगे खरीदारी और सिटी यूनियन बैंक ब्रेकडाउन के लिए हो रहा है तैयार। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। ऑप्शंस के ट्रेड में रिलायंस 2500 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदे, मेहमानों के सपोर्ट के पास चल रहा है, ब्रेकडाउन होता है तो पुट ऑप्शन में तेजी आएगी, यहां पर खरीदारी करके चले। बिल्कुल, तो चलिए कैश स्पेस से इंडिगो पेंट्स यहां पर खरीदारी करनी है। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा इस काउंटर को मिलता हुआ दिख सकता है। साथ ही मेटल स्पेस लगातार कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पर फर्दर बिकवाली आ जाती हुई नजर आ सकती है। वोडाफोन आइडिया पर पॉजिटिव अपडेट को देखते हुए ग्रासिम का कॉल ऑप्शन आज आप खरीद कर चल सकते हैं। डॉक्टर लालपात लैब्स का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोरी का रुझान दिखा रहा है, यहां पर बिकवाली कीजिए। और साथ ही सामवर्धन इंटरनेशनल जो मदरसन सुमी है एक्सवाइल, यहां पर आपको खरीदारी करनी है। अगले 12 महीनों में 150 रुपए के टारगेट भी आते हुए नजर आ सकते हैं। निवेश के लिहाज से भी एक और ऑटो एंसिलरी स्पेस सोना कॉमस्टार आपको खरीदारी करनी है। 650 रुपए के टारगेट यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज पर बीएलएस इंटरनेशनल अच्छा लग रहा है। एक्रिसिल का भी अच्छा अपडेट आता हुआ नजर आ रहा है और हीरो मोटोकॉर्प यहां पर अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका की आई है। कच्चे तेल में गिरावट का नुकसान ओएनजीसी को भी आता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, ये तो मेरे 10 कॉल्स हो गए, पर इनमें जो बेस्ट पिक है आज के लिए वो है सोना कॉमस्टार, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन। यहां पर खरीदारी कीजिए। बड़ा एक्सपोर्ट, इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू में और डेफिनेटली आगे चलकर काफी अच्छी तेजी बन सकती है। अगले 12 महीनों में 650 रुपए के टारगेट आपको इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। तो यह आपके लिए कुछ दमदार रिकमेंडेशंस ट्रेडर्स डायरी की आज के लिए, जहां पर रखनी है आपको नजर है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। 2 मजबूत रिपोर्ट्स आई हैं। गोल्डमैन सैक्स 6600 का टारगेट दे रहा है और क्रेडिट स्विस तो 7500 का टारगेट दे रहा है। साथ ही दालमिया भारत पर भी जेफरीज की कॉल आई है। टारगेट हालांकि काटा है बट फिर भी करंट लेवल से काफी ऊपर है। बट अल्ट्राटेक, पालिया साहब जरा इसका चार्ट देखें, कोई राय? कल टुवर्ड्स एंड हम देख रहे थे कुछ सीमेंट स्टॉक्स बाजार में एक्शन में आते हुए दिख रहे थे। अल्ट्राटेक पर आपका व्यू सर? दीपांशु जी, देखिए स्टॉक में जरूर रिकवरी बनी। पिछले 2 सेशन से देखें तो लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में। अगर नियर टर्म सेटअप छोटी टाइम फ्रेम में देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी करते हुए दिखा है। आज के सेशन में इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये 5420 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें लगता है कि अपमूव यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 5500-5520 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीब 5350 का और अपसाइड के टारगेट 5500 तक आते हुए दिख सकते हैं। सो ये है आपके लिए इस समय अल्ट्राटेक जिस पर रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आपको बनते हुए दिख सकता है। जाइडस लाइफ साइंसेज, सेठी साहब कवर करते हैं इस पर। आज से बायबैक खुल रहा है, बायबैक 650 का है और स्टॉक 350 पर है सर। नहीं, बहुत ज्यादा क्लोजली इस स्टॉक को कवर नहीं करता हूं या कभी मैंने रिकमेंड नहीं किया हुआ है, बट जो भाव दिख रहे हैं अभी 340-45 के भाव है, बाईबैक 650, तो उस लिहाज से तो बाईबैक बहुत ही अच्छे प्रीमियम पे हो रहा है। बट देखना पड़ेगा कि क्वांटम क्या है। बाकी बीटन डाउन लेवल्स पे है डेफिनेटली, और
इन लेवल्स पे जिसने लिया हुआ है उनको तो ये बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर आर्बिट्राज करना है तो जितना एक्सपेक्टेड बाईबैक है उतना सेकेंडरी मार्केट से खरीद लेना चाहिए। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है इन लेवल से तो अच्छे लेवल्स आने चाहिए जब कंपनी 650 के लेवल पे बाईबैक कर रही है। बिल्कुल, तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर बायबैक है, अगर आपके पास है तो डेफिनेटली बायबैक पर आपको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। नजर रखिए इस काउंटर पर भी। वोडाफोन की बात चल रही थी सेठी साहब की, उन्होंने भारतीय एयरटेल की भी बात करी। चार्ट्स पर एक बार कुणाल जी से भारतीय एयरटेल पर राय ली जाए, क्योंकि क्रेडिट स्विस कुणाल जी 900 का टारगेट दे रहा है, रिसेंटली ये भी काफी अच्छा करेक्शन दिखा चुका है। भारतीय एयरटेल पर क्या राय बनेगी अब? दीपांशु, स्टॉक करेक्ट हो चुका है और अब एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो मौजूदा भाव है 640 रुपए के आसपास, यहीं पर चार्ट पर बड़ा सपोर्ट नजर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं लेवल्स के आसपास इसमें एक बेस बन के वापस एक बाउंस बनेगा, और बाउंस बनता है तो 740 रुपए के लेवल्स आपको दोबारा देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 रुपए की रेंज है 640 से 740 के बीच में। 640 के नीचे स्टॉक अगर चला जाता है और डिसाइसिवली एक क्लोज देता है तब जरूर कमजोरी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में अभी अगर आप देखें तो रिस्क रिवॉर्ड बाय साइड में फेवरेबल है। ओके, तो बाय साइड की तरफ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है भारतीय एयरटेल के लिए। ये भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग काउंटर रहना चाहिए। वोडाफोन और भारतीय एयरटेल दोनों ही आज आपको ट्रैक्शन दिखा सकते हैं इस बाजार में। एक छोटा कैश कॉल काउंटर है जीपीटी इंफ्रा। सुमित जी जरा देखें, 200 करोड़ की मार्केट कैप है और उसके सामने लगभग 300 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर जीता है, तो उस लिहाज से आज एक्शन में जरूर ये काउंटर रह सकता है। कोई राय? जीपीटी इंफ्रा सुमित जी, कल करीब करीब 75 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। दीपांशु, हो सकता है न्यूज के ऊपर रिएक्शन देखने को मिले स्टॉक के अंदर, बट ओवरऑल स्टॉक के अंदर कुछ खास दम लगता नहीं है। थोड़ा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी है स्टॉक के अंदर, तो ये बाउंस बैक पुल बैक यहां से बन सकता है, जिसके अंदर 85 रुपीज तक के लेवल जीपीटी इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का नीचे में जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा 70 से 71 रुपए के आसपास बनेगा, तो जब तक ये लेवल नहीं टूटते होल्ड कर सकते हैं, और ऊपर में 85 रुपए तक का बाउंस जीपीटी इंफ्रा में देखने को मिल सकता है। तो चलिए नजर रखेंगे, खबर के दम पर ये स्टॉक थोड़ा एक्शन में आ सकता है। क्वेस्ट कॉप और ऑलसेक ये भी खबर में आएंगे। क्वेस्ट कॉप ऑलसेक का जो अमालगेमेशन है उस पर मंजूरी मिल गई है। ऑलसेक के 100 शेयर्स के बदले क्वेस्ट कॉप के 74 शेयर्स दिए जाएंगे। क्वेस्ट कॉप, इस पर एक बार चार्ट्स पर राय ले ली जाए। बंसल जी जरा देखें, क्वेस्ट कॉप 3% ऊपर खुलने के आसार। दीपांशु, टेक्निकली देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट है नीचे में 623, 625 एक सपोर्ट है, तो जिनके पास है बने रहने की राय है। और ऊपर में 643 से लेकर 645, 645 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। 645 के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट टर्म चार्ट में एक ब्रेकआउट होगा, और साथ में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल से भी ब्रेकआउट होगा, और 645 के ऊपर निकलेगा तो 672, 677 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इन लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग की राय होगी। तो ये है आपके लिए क्वेस्ट कॉप जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए, रेट्स भी हो गए सेटल और लेते हैं अनिल जी से ओपनिंग पर राय। अनिल जी, अच्छी शुरुआत 15,450 पर निफ्टी 40 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 32,930 के पास। क्या करना? 925 का जो लेवल है वहीं पर खुल रहा है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सुस्त है सब, बिल्कुल सुस्त है। फ्यूचर भी 35 पॉइंट ऊपर है, तो इंतजार करते हैं। हाँ, नहीं मतलब पहले थोड़ा नीचे आ जाए तो लेंगे। अब नीचे में लेने में भी 415 से 380-85 कल की जो रेंज है उस रेंज में खरीदा जा सकता है। एक तो अगर 425 के नीचे 375-425 पहली रेंज है जहां पर आप शुरुआत कर सकते हैं। 375-425 की रेंज में पहले वहां जाए तो थोड़ा लीजिए, और ऊपर में पहले 500-550 की रेंज में आ जाए तो वहां थोड़ा दीजिए, और भी ज्यादा इंतजार करना है तो आराम से 200 से 350 की रेंज में आए तब खरीदिएगा, शांति से बैठिए, और ऊपर में 550 से 700 की रेंज में आए तब बेचिए। तो कुछ मतलब व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन क्या यही खरीद लें या थोड़ा नीचे खरीदें, ये सोचने वाली बात है। तो दो तरीके हैं, या तो नीचे का इंतजार करें या फिर यहाँ खरीद कर थोड़ा और नीचे आए तो एवरेज करके टुकड़ों में खरीदें, वैसा ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी भी एक बार 33,000 पार करके निकला तो 33,100, 33,200 तो आराम से दिखा ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउ फ्यूचर पर नजर रखते हुए खरीदने का इरादा है, नीचे का मौका मिल जाए तो बेहतर 2-4-5 मिनट देख लें और उसके बाद डिसाइड कर लें। ठीक है, थोड़ा सेटल होने दें। कभी कभी एकदम फ्लैट खुलता है तो मतलब वहाँ व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि यही कर लें या थोड़ा नीचे लेना है, लेकिन अगर हो सकता है नीचे का एक चांस मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिला तो फिर ठीक है, दो तरीके से ले लीजिए, थोड़ा अभी थोड़ा नीचे आए तो और। यही बात है, ठीक है।
चलिए, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, बट एक मौका बन सकता है खरीदारी का, स्पेशली अगर थोड़े और नीचे के लेवल्स पर आपको ये मिलते हुए दिखे। आइए, ओपनिंग के लिए भी हो रहे हैं तैयार, और ब्रेथ बाजार की अच्छी दिख रही है ओपनिंग पर। सिर्फ 7 या 8 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव खुल रहे हैं, उसके सामने आपको दिखेंगे बाकी पॉजिटिव है, और ऑटोज लीडरशिप दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर भी रखनी है नजर, वहां पर भी थोड़ा एक्शन आ रहा है। रेड्डीज, एक बार इस पर भी डालनी है नजर। सेठी साहब, पिछले कुछ समय से डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा पॉजिटिव एक्शन में रहा है। 4300 कल काफी अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस पर आई थी। कोई राय इस काउंटर पर सर? देखिए दीपांशु, ये स्टॉक भी काफी पिटा हुआ है, बट विद इन द फार्मा स्पेस अगर आपको जो टॉप क्वालिटी स्टॉक में रहना है तो डॉक्टर रेड्डीज वुड बी अ प्रेफर्ड बेट। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको स्टैगर्ड रूप में खरीदारी भी की जा सकती है। जिन्होंने लिया है उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह है। मुझे लगता है अच्छे सब्सटेंशियल अपसाइड यहाँ से आने वाले दिनों में देखे जाने चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन डॉक्टर रेड्डीज फ्रॉम द फार्मा स्पेस। यह है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर नजर। सीएलएसए की एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। इनके जीआरएम्स बढ़ रहे हैं, हालांकि थोड़ा जो पंप लेवल पर लॉस जरूर होंगे, बट आईओसी और बीपीसीएल ये दोनों इन्हें पसंद आ रहे हैं। बीपीसीएल, पालवे साहब जरा इसका चार्ट देखें। कोई राय इस काउंटर पर? रिसेंटली थोड़ा सा रिबाउंड इसमें आया, कल भी ओएमसी थोड़े एक्टिव थे। दीपांशु जी, देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है, रिबाउंड जरूर आया है ओवरसोल्ड जोन से, बट हमें लगता है कि अभी भी स्टॉक में जब तक 315 318 के रेंज क्रॉस नहीं होगी, थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस बनी रहेगी। 318 के ऊपर ही हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। तो हालांकि स्टॉक में अभी भी वीकनेस है, बट पुल बैक के लिए 318 एक लेवल है जहां पे अगर आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ये भी सीएलएसए को पसंद आ रहे हैं जहां तक एक्शन का सवाल है। हालांकि रिसेंटली इन काउंटर्स पर भारी पिटाई आपने होती देखी है। ऑयल इंडिया इन पर्टिकुलर ये भी थोड़ा कमजोर इस समय दिख रहा है। पावर स्टॉक्स पर भी सीटी साहब से एक राय लेनी थी, और सीटी साहब ये रिसेंट करेक्शन के बाद अब टाटा पावर पर क्या नजरिया बन रहा है? 200 के नीचे भी गया था, हालांकि अब 200 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो काफी शार्प इसमें भी फॉल हुआ है। 200 पर टाटा पावर कैसा लगता है सीटी साहब? बिल्कुल दीपांशु, विद इन द पावर स्पेस सबसे अच्छा स्टॉक है टू स्टे इन्वेस्टेड इन, और लेवल्स भी बहुत ही अच्छे आ गए हैं, बहुत ही अब सस्ते लेवल्स पे स्टॉक आ गया है। और अगर आपको याद हो, इसके रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार में भी हाल ही में मुबादला और शायद ब्लैक रॉक ने अच्छे लेवल्स पे निवेश किया हुआ, करीबन 4,000 करोड़ रुपया निवेश किया इसमें। मुझे लगता है ये जो लेवल्स है बिल्कुल खरीदारी करने के लेवल्स है। थोड़े बहुत 5-10% के डाउनसाइड तो कभी भी बाजार खराब होते हैं तो आ सकते हैं, अगर उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो तो इन लेवल्स पे मीडियम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। तो यह है आपके लिए टाटा पावर, जिस पर आपको खरीदारी की राय आ रही है सेठी साहब की तरफ से। माइंडट्री, इस पर भी एक बार रखिए नजर। रिसेंटली इन्होंने कुछ इन्वेस्टर कॉल भी किया था, वहां से काउंटर फोकस में भी आया। मिड कैप आईटी में भी हमने थोड़ा एक्शन देखा था। मधु जी, माइंडट्री माइंडट्री एक रेंज में ही है, और अब ट्यूसडे के सेशन में बढ़िया तेजी दिखाई थी। कल उसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। अभी एक रेंज बना हुआ है, जब तक ये लोअर साइड में 2720 का ब्रेकडाउन नहीं देगा कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं है। ऊपर की तरफ 2900 रुपए का ब्रेकआउट के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। ओवरऑल एक रेंज में, तो इन लेवल्स पे अवॉइड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। ओके, इस समय एक रेंज में, इन लेवल्स को अवॉइड करें। बट कल आईटी में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा था। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स भी रेडार पर थे। टेक महिंद्रा भी फोकस में आया था। देखते हैं अगर आज आईटी सहारा बाजार को दे पाता है कि नहीं, इस पर भी रहेगी नजर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है। इस वक्त 38 अंक ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। 15,450 के आसपास निफ्टी, और बैंक निफ्टी 82 अंक ऊपर 32,925 के आसपास जो लेवल्स हैं पहले ऊपर के, वहीं पर खुलने की तैयारी। 150 अंक मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। सेंसेक्स 52,000 के बेहद करीब खुलने की तैयारी होती दिख रही है। 33,000 के बेहद करीब खुलने की तैयारी बैंक निफ्टी की होती दिख रही है, और निफ्टी 15,450 के आसपास। बहुत ज्यादा एक्शन आज स्टॉक्स में है नहीं, बड़ी तेजी या बड़ी मंदी का। हीरो मोटोकॉर्प पे एक अच्छा अपग्रेड 2% मजबूत है, और बजाज ऑटो 1.25% मजबूत। तो दो स्टॉक ऐसे हैं जो 1% से ज्यादा ऊपर खुलने को तैयार है। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है निफ्टी में जो 1% से ज्यादा गिरने को तैयार है शुरुआती कारोबार में। कम से कम अपोलो हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा जो आधा 0.5% नीचे है। तो ऐसा कोई खास है नहीं एक्शन ये आपके लिए इस वक्त। तो थोड़ी सुस्त लेकिन हरे निशान के साथ शुरुआत के आसार कल की कमजोरी के बाद। आइए, घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजने की तैयारी में। मधुर इसलिए कि आजकल तो 50 में ही मधुर मान लीजिए, हरा दिख रहा है ना, वही मधुर। ओके, तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 45 अंक मजबूत निफ्टी ने की है शुरुआत 15,450 के आसपास। 55 ऊपर बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है 32,900 के आसपास, और 100 अंक ऊपर सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स है। बहुत तेजी नहीं है,
लेकिन हल्के हरे निशान के साथ खुलते हुए अब 40 पॉइंट की तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में है। सेंसेक्स 125 अंक ऊपर है इस वक्त। तो ये है आपकी सधी हुई शुरुआत भारतीय बाजारों की। कहां से आ रही है मजबूती वो देख लीजिए। टॉप गेनर बजाज ऑटो ही है 2.5%, सॉरी हीरो मोटोकॉर्प है 2.5% मजबूत अच्छे अपग्रेड के बाद। भारतीय एयरटेल में 1.5% की तेजी बनती दिख रही है। बजाज ऑटो में 1.5% की तेजी बनती दिख रही है। टू व्हीलर स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में तेजी है। जब भी बाजार मजबूत होंगे ऑटो और बैंक्स आगे रहेंगे बढ़ने में। ये थीम लगातार अब तक तो काम करती हुई दिख रही। तो दोनों टॉप गेनर टू व्हीलर हीरो और बजाज है आज। भारतीय एयरटेल के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए भी अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट। स्टॉक 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को में तेजी बनती हुई दिख रही है। मारुति हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने की कोशिश करता हुआ 0.1% मजबूत है। और टाटा स्टील में भी 0.1% की मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है। तो हल्की फुल्की खरीदारी ऑटो के बाद मेटल स्टॉक्स में भी होती हुई दिख रही है। ये आप देख सकते हैं। कमजोर क्या है? कुछ खास नहीं। टाइटन 1.5% नीचे टॉप लूजर। ओएनजीसी से 1.5% नीचे टॉप लूजर। अपोलो हॉस्पिटल में 1.25% की कमजोरी। तो 1% से ज्यादा गिरने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टॉक है इस वक्त, इससे ज्यादा नहीं। तो कोई ऐसी बड़ी कमजोरी वाले संकेत इस वक्त आपको आते हुए दिख रहे हो ऐसा है नहीं। तो ये है आपके लिए कमजोर शेयर इस वक्त। तो कुल मिलाकर कमजोरी के साथ शुरुआत, मजबूती के साथ शुरुआत होने के बाद बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। तो ये अभी तक का रुझान आपके लिए। अब आइए एक बार जरा वायदा कारोबार के शेयरों पर भी नजर डाल दें कि वहां पर किस तरह का रुझान है, कौन से शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो तो पहले बताइए दिए। चंबल किसने बोला था आज? ओके, लेकिन चंबल मजबूत खुला है क्या? चंबल हल्का मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, 1.5% ऊपर है। भारतीय एयरटेल भी आपको 1.5% मजबूत खुलता हुआ दिखेगा। ये कुछ एक स्टॉक ऐसे जो मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखेंगे आपको इस वक्त। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से 1.25% मजबूत खुला है। चोला मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। कमजोर क्या है? कमजोर वाले शेयर देख लीजिए। वायदा कारोबार में ग्लेनमार्क जो बद्दी प्रांत पर यूएसएफडीए की 6 आपत्तियां आई हैं, स्टॉक 2.5% नीचे है। ओबेरॉय रियल्टी 2% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। और अपोलो हॉस्पिटल में 1% के आसपास का नुकसान। ये स्टॉक्स जो पूरे एक्शन में आपको दिखेंगे। आइए कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो एक्शन है दीप बताइए क्या है वहां पर। सद्भाव इंजीनियरिंग 8% ऊपर ये काउंटर खुला है, 8.5%। सनफ्लैग आयन 4.5% ऊपर। ग्रीनलैंड में हो रही खरीदारी। आईआरबी और आईआरबी इन्वेट दोनों पर रखिए नजर। अच्छी खबर आई है इनके लिए। स्पंदना स्फूर्ति एक पुराना मामला सेटल हो गया इनका पूर्व एमडी एंड सीईओ के साथ, वहां पर आप थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। क्वेस्कॉप और ऑलसेक ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको एक्शन दिखेगा ही। 3.5% है क्वेस्कॉप। कल्पतरु पावर पर रखिए नजर, 3% ऊपर ये काउंटर भी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। क्रिसिल यहाँ पर कंपनी ने एक अपडेट दिया था आइकिया को, जो ये ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाई इनको 2 गुना करना पड़ा है क्योंकि वहां पर डिमांड अच्छी है। पालविया साहब की पिक एलिकॉन 3% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। ग्लेनमार्क गिर रहा है पर मार्क्सन्स फार्मा में आ रही है खरीदारी, इस काउंटर पर रखिए नजर। इसके साथ ही टेस्टी बाइट्स ये मूव कर रहा है। टीसीआई लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टीसीएनएस क्लोथिंग, बीएफ यूटिलिटीज, जेके पेपर, एलजी इक्विपमेंट, एलजी बाला, केईआई इंडस्ट्रीज, अपोलो पाइप्स, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। जीपीटी इंफ्रा पर भी रखिए नजर, छोटी कंपनी है, बड़ा ऑर्डर मिला है, मार्केट कैप से बड़ा ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखा है। और जाइडस लाइफ साइंसेज आज से इसका बायबैक शुरू हो रहा है। करंट मार्केट प्राइस से 300 रुपए ऊपर है बायबैक का प्राइस। गिरावट कहां पर है? आईटीआई कल और परसों की बड़ी तेजी के बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली। सीक्वेंस साइंटिफिक कमजोरी में आते हुए दिख रहा है। एसएच केलकर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ऑल कार्गो, रोजारी बायो, रैमको सिस्टम्स, बीएएसएफ, टेक्नो इलेक्ट्रिक, आपार इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, मंगलम सीमेंट, MRPL और क्रिसिल, साथ ही प्रेस्टीज एस्टेट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये कुछ और काउंटर्स जहां पर गिर रहे हैं। बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स पर रखिए नजर और उससे ज्यादा नजर रखिए मैक्रोटेक लोधा पर, क्योंकि खबर अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पर आई थी कि बैंगलोर मार्केट में अब लोधा एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है। तो मैक्रोटेक डेवलपर्स भी रेडार पर हैं सर, बट स्टेबल एक्शन है इस समय बाजार का। थोड़ा इनिशियल डिप आया था, वापस 15,450 पर निफ्टी आ गया है और 32,900 पर बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है इस समय। अनिल जी, तो ये है आपके लिए इस वक्त एक्शन पूरा का पूरा। और इस बीच आज सेटिस आपके स्टॉक्स जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, HAL खबरों के दम पर वहां पर भी ये अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। मलेशिया में एक बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद, HAL मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और बिरला सॉफ्ट भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ, ये दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर लेके आइए, HAL और बिरला सॉफ्ट, जहां पर अच्छी तेजी बनती दिख रही है। HAL तो लगभग 2.5% से नीचे ऊपर, माफ कीजिएगा, जो मलेशिया वाली खबर का भी असर है। और बिरला सॉफ्ट ये भी 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। अच्छे एक्शन में ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। जो स्टॉक्स कमजोर हैं एक बार इन पर राय ली जाए। राजेश जी, ग्लेनमार्क खबरें खराब थी, कमजोर खुलना तय था, ये बताएं कि अब सपोर्ट लेवल कहां है और अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 357 पर है फ्यूचर्स।
अनिल जी देखिए, नेक्स्ट सपोर्ट तो इमीडिएट इसका जो दिख रहा है वो करीब है 352 के आसपास ही, ऑलमोस्ट 5 रुपए नीचे यहाँ से है, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल टूटेंगे तो फिर स्टॉक में और गिरावट बढ़ सकती है। तो जिनके पास भी अभी भी पोजीशन है तो 352 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर वो टूटता है तो फिर हमें लगता है जो जिस तरीके का यहाँ पे फॉल कंटिन्यूटी में देखने को मिल रहा है तो फिर नेक्स्ट टारगेट तो 340 तक 20 में आते हुए दिख सकते हैं। 352 स्टॉप लॉस रखें अगर अभी भी पोजीशन लॉन्ग साइड की यहाँ पे ओपन है तो। ओके, तो ये आपके लिए ग्लेनमार्क 352 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस से ज्यादा दूर नहीं है काउंटर, और जो यूएस एफडीए की आपत्तियां जारी की गई हैं उसका डेफिनेट इंपैक्ट आपको ग्लेनमार्क पर आते हुए दिख रहा है। मिड कैप आईटी ये थोड़ा एक्शन में आ रहा है, बिरला सॉफ्ट के साथ साथ परसिस्टेंट, एलएनटी, माइंडट्री, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको खरीदारी में आते हुए दिखेंगे। परसिस्टेंट में हो रही है खरीदारी इस समय अच्छी खासी। मधु जी कोई राय परसिस्टेंट सिस्टम्स के चार्ट पर सर? बिल्कुल परसिस्टेंट में यहाँ से खरीदारी देखने को मिल सकती है। करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन था, एक पेनेंट पैटर्न बना के इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ से तेजी दिखा सकता है। पहला टारगेट यहाँ से 3360 का बनेगा, उसको भी निकालता है तो 3400 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई पोजीशन बना रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 3260 का। दीप मेरे लिए एक बिल्कुल बजाइए प्लीज। के पास लगभग 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 18 लाख शेयर्स के कई सौदे आपको जीएमआर इंफ्रा में होते हुए दिख रहे हैं। आई थिंक पिछले 2 हफ्तों में दूसरी बार है जब एक बड़ी ब्लॉक डील आप जीएमआर इंफ्रा में होते हुए देख रहे हैं। लगभग 1 करोड़ 18 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए हैं। फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कौन बायर है कौन सेलर है इस पर, बट बड़ा एक्शन जीएमआर इंफ्रा में हो रहा है। आइए बिगुल मुदुल जी के लिए मुनाफे वाला मुदुल। जी सर। बिल्कुल देखिए, मिड कैप आईटी में ही मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है तो बाय करके चल रहा है। यहाँ पे एम्फेसिस को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। 2317 स्पॉट के लेवल है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट बनेगा 2355 का, दूसरा टारगेट बनेगा 2380 का, स्टॉप लॉस बनेगा 2295 का। स्टॉक के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो एक स्टॉक में अगर छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं, आर्ली चार्ट्स को एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ के साथ छोटे टाइम फ्रेम पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ से तेजी बिल्कुल बन सकती है। 2375 तक के अपसाइड मूव आज के सेशन में नजर आ सकते हैं। एम्फेसिस को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 2295 का। तो 2295 के स्टॉप लॉस के साथ एम्फेसिस में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए इस वक्त मोदी जी की तरफ से। इस बीच निफ्टी डीप डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। खरीदने के लिए जो सही जगह थी 15375 से 15425 और आज का लो देखिए 15411, एग्जैक्टली वहीं से घुमाया मार्केट। तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल से करीबन आपको 60-70 पॉइंट का मूव दे रहा है। और बैंक निफ्टी भी वही 32,825 के आसपास से घूमकर अब 32,850 हम जो कहते हैं वहां एंट्री पॉइंट सही होगा, अब 33,000 के पार निकलकर टिकता हुआ दिखा है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही, निफ्टी 15,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, लेकिन बैंक निफ्टी ने 33,000 की जगह को पार किया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखते हैं थोड़ी देर, अगर शुरुआती 5-7 मिनट 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकता है तो बैंक निफ्टी 33,100 33,200 की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। तो यहाँ पर ज्यादा मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं, क्योंकि एक बड़े लेवल को इसने पार किया है। निफ्टी के लिए वो बड़ा लेवल 15,500 है, अगर 15,500 के ऊपर निफ्टी टिकेगा तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग करवाएगा वीकली और मंथली दोनों के लिहाज से। लेकिन बैंक निफ्टी पहले से ही 33,000 को पार करके टिकने की कोशिश कर रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन शुरुआती कारोबार में एक बात तय है कि शुरुआत के 5-7 मिनटों में बाजार ने डिसाइड किया कि आज मजबूती की तरफ रहने में ज्यादा समझदारी, तो अब ऊपर के लेवल आने दीजिए जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना है। लेट्स सी क्या होता है। इस बीच वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, मुझे एक लीडर बाय करना है आईटी स्पेस में, टीसीएस। इसका पैटर्न बहुत अच्छा बना है, 3260 के पार ये निकला है, अभी 65 है। यहां पर बाय करें, 5-7 रुपए नीचे आता है, ऐड करें। 3,215.18 का स्टॉप लॉस होगा, एक 50 रुपए की रिस्क होगी 45 रुपीज की। मेरा मानना है कि ये 3,350 3,380 तक ऊपर में जा सकता है आज और कल में। तो ये है आपके लिए राय टीसीएस में खरीदारी करने की, वागले साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। तो अगर टीसीएस मजबूत रहा तो फिर दीप थोड़ा फायदा तो मिलेगा, मुझे लगता है 100% सर, इंडेक्स को मिल जाएगा फायदा।
आईटी आज सपोर्ट देने के मूड में दिख रहा है सर। वागले साहब की वजह से एक चीज बराबर है कि जब से हमने आईटी पर व्यू न्यूट्रल किया है उसके बाद से आईटी गिरना बंद हो गया है। कम से कम अब आईटी खराब नहीं हो रहा है। मेटल अभी भी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन ठीक है। आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, एक अरसे बाद कैश की पिक दे रहे हैं चार्ट कॉर्नर के अंदर और स्टॉक है वीआईपी, जिसके अंदर एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट 615 617 की एक नेकलाइन को इसने ओपनिंग में तोड़ा और सुबह आज किसी ने जो ट्रेडर्स डायरी में भी इसको रिकमेंड किया हुआ है। वीआईपी में खरीदारी की राय है, ब्रेकआउट है, बड़े चार्ट्स पे, छोटे मध्यम सारे चार्ट्स पे ब्रेकआउट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और वो भी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ही परफेक्ट पैटर्न यहां बना है जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ वीआईपी के चार्ट पर दिख रहा है। 620 का लेवल पार हुआ है आज के शुरुआती ट्रेड में। जबरदस्त वॉल्यूम है, खरीदारी करके चले। यहां पर स्टॉप लॉस भी 620 रुपए पर 620 पर रखें। पहला टारगेट होगा 675 रुपए का, 675 का पहला टारगेट। इवेंचुअली स्टॉक 700 तक जाना चाहिए, तो बड़े अग्रेसिव पोजिशनल टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की राय है वीआईपी में। वीआईपी इंडस्ट्रीज इस पर करेंगे खरीदारी। ये है आपके लिए चार्ट कॉर्नर की पिक कैश बेस में। आइए स्वागत करते हैं आशीष केलकर साहब का बीटीएसटी के लिए। मॉर्निंग आशीष जी, बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। खरीदारी करने की सलाह होगी टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स में। टीवीएस मोटर्स का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। इसने एग्जैक्टली जो 25 ईएमए का लाइन है उसको टेस्ट करके वहां से एक बाउंस बैक दिया है और अभी अभी 750 के ऊपर भी ये स्टॉक निकला है। जिस तरह के ये चार्ट स्ट्रक्चर और वॉल्यूम है, मैं मानता हूँ बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट साबित होगा। अभी 753 का रेट चल रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 745, 745 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहला लक्ष्य रहेगा 765 का, मेरा दूसरा लक्ष्य रहेगा 772 का। तो 765 एंड 772 के लक्ष्य के लिए टीवीएस मोटर में खरीदारी करने की सलाह है। बिल्कुल, ऑटो तो बढ़िया मोमेंटम में है ही और हीरो मोटो बजाज ऑटो के बाद अब टीवीएस मोटर्स की बारी है। दूसरी कॉल सर। दूसरा जो चार्ट स्ट्रक्चर सामने है वो है जुबिलेंट फूड। इसमें भी कुछ इसी तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ एडिशनल बात यह है कि इसने एक दो शैडो इंडिकेटर का क्रॉसओवर साथ साथ दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा बुलिश इंप्लीकेशंस दर्शाता है। अभी फ्यूचर का रेट 522 के आसपास है, खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 515 का लगाएंगे। पहला लक्ष्य जो रहेगा वो रहेगा 538, 538 का पहला लक्ष्य रहेगा। 545 का दूसरा लक्ष्य है, उसके लिए करीबन 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो 538 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है जुबिलेंट फूड में। तो जुबिलेंट फूड पर रखिए नजर, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आ रही है और अच्छी खरीदारी आ रही है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर। इस बीच बाजार भी बड़े एक्शन में। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 15,500 के पार आपको निफ्टी जाते हुए इस समय दिख रहा है। लगभग 85-90 पॉइंट्स की तेजी आपको बाजार में निफ्टी का हमारा टारगेट आ गया। 33,100 का टारगेट हासिल हो चुका है और इसके बाद वाला जो टारगेट है 33,150 तक पहुंचा है। तो 33,000 के पार निकलते सही वक्त पर पकड़ में आ गया कि बैंक निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट लेवल निकाल दिया है। अब फ्रेश बढ़िया तेजी बनेगी 33,200 के ऊपर निकलने पर, क्योंकि पिछले 2 दिनों के 2 इंपॉर्टेंट लेवल है। कल का हाई 33,100 है, परसों की क्लोजिंग 33,200 है। तो 33,200 पार करके निकले तो फिर 33,400 से 33,600 की रेंज में कहीं पहुंचेंगे, और नहीं वापस नीचे आए तो आपको 32,925 से 33,000 की रेंज में आए तो फिर खरीद लेना है। अच्छा, दोबारा मौका मिल जाएगा। सिंगल्स, हाँ वही अभी बाजार सिंगल्स वाला है। ये सिंगल्स बीच में कहीं लूज बॉल आए तो मार दो, मार देंगे। वैसा वाला हाल है। अब ये तो दोनों तरफ के मौके मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए तैयारी रखिएगा, जरूर तो मौके दे रहा है मार्केट। आइए सुमित जी तैयार है सुपर हिट शेयर के साथ। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है, ऑटो सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो ऑटो सेक्टर के अंदर यहाँ पे ध्यान रखें और जो स्टॉक में दे रहा हूं उसके अंदर यहाँ से बढ़िया मूव बनेगा, इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक का भाव चल रहा है 398, 399। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर कल का परसों का हाई ब्रेक हो रहा है। स्टॉक के अंदर कल और परसों के अंदर भी अपसाइड मूव, फिर थोड़ा सा साइडवेज और अब आज वापस से फॉलो मूव देखने को मिल रहा है। तो टाटा मोटर यहाँ से एक मूव दिखाना चाहिए ऊपर की तरफ का। नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा 390 रुपए, 391 रुपए का। तो 390 के स्टॉप लॉस से टाटा मोटर में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें
ऊपर के अंदर जो इस पुल बैक, इस बाउंस बैक के टारगेट बन रहे हैं, 410 रुपए का इसका पहला टारगेट बन रहा है, 415 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बन रहा है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट है। 415 का लेवल अगर टूटता है तो 425 से 430 रुपए तक के लेवल भी नेक्स्ट वीक में टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पे टाटा मोटर पे खरीदारी करें, ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा मोटर का 400 का कॉल अभी 8 रुपए 80 पैसा 9 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर के अंदर टारगेट 13 रुपए से लेके 16 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर 400 के कॉल के अंदर, और स्पॉट लेवल्स में 410 से 415 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें टाटा मोटर। ओके, तो ये है राय आपके लिए टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की। चाहे तो 400 रुपए वाला कॉल ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। 410 415 तक की राह आसान है, बढ़ने में हमेशा आगे रहते हैं ऑटो स्टॉक तेज रफ्तार से, और आप देखिए अच्छी रफ्तार से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 32,150 के आसपास, 33,150 के आसपास बैंक निफ्टी है डे हाई पर, निफ्टी भी डे हाई पर 15,500 के ऊपर टिकता हुआ। 15,500 ये ही टिकना जरूरी है, क्योंकि 15,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी। 15,500 के कॉल्स पर 72 लाख शेयर आज की सीरीज के हैं, 32 लाख शेयर मंथली सीरीज के हैं। 1 करोड़ से ज्यादा कॉल राइटर्स 15,500 पर खड़े हैं। 1 करोड़? जी हाँ, अटके तो बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए 15,500 के ऊपर अगर अगले 10-5 मिनट टिक गए तो 10-5 मिनट अगर इंतजार ही करना है टिकने का, तब तक एक बड़ा काम निपटा लें। कर लेते हैं सर। जैन साहब के जेम्स। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड गजब की कंपनी है, और ये कंपनी वन ऑफ माय टॉप फेवरेट्स रही है। डाइज एंड पिगमेंट सेगमेंट में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स दिए हैं, और सब एक के बाद एक टारगेट्स भी अचीव किए, और क्वालिटी स्टॉक्स है, और ये सेगमेंट ही बहुत बढ़िया किया है। बट ये मेरा टॉप पिक है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और सबसे बढ़िया बात है, ये कंपनी देखिए एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट फूड कलर मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ने देखिए, ये कंपनी बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है इनके फूड कलर्स के, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल्स में, पेट फूड्स में, कॉस्मेटिक्स में, इंकजेट इंक्स में, पर्सनल केयर में, इन सब में यूज होता है। बट फूड स्पेशलिटी में पर्टिकुलरली, अब नाम ही देखिए इन्होंने फूड इंग्रेडिएंट्स कर दिया है, तो जबरदस्त काम कर रही है। और अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट्स का सेल्स है। जो अभी करेंसी डिवैल्यू होती है, रुपी डिवैल्यू हो रहा है, तो उसका बहुत बड़ा वैसे बेनिफिशियरी रहता है। 66% करीब इनका एक्सपोर्ट्स की सेल्स है। डोमेस्टिक सेल्स तो रहेगी, बेस्ट इज डोमेस्टिक सेल्स। कंपनी ने काफी अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी क्रिएट कर रखा है, सब्सिडियरीज भी हैं कुछ। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स पे अगर मैं आता हूं तो बहुत ही गजब के फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 31%। फिर पिछले 3 साल की सेल्स की ग्रोथ 33% की रही है, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट की क्या कर भी 26-27%। और कुछ मार्जिन में जनरली सब में डिप रहता ही है, क्योंकि इस बार ओपीएम से सबकी फर्क पड़ा है, और ये भी अछूता नहीं है। बट फिर भी इन्होंने जो पैट है मार्च 2022 का अच्छा खासा इंक्रीज किया है। 98 करोड़ से 145 करोड़ का टॉप लाइन था, मतलब मार्च 2022 में, जो कि हाईएस्ट एवर टॉप लाइन है कंपनी का। तो इस तरीके की ग्रोथ पहले 50-60 करोड़ की टॉप लाइन क्वार्टरली करती थी, और पोस्ट कोरोना गजब का इनकी ग्रोथ आया है। और 12 करोड़ के पैट के सामने 14 करोड़ का पैट था मार्च 2022 में। सो 60 करोड़ रुपए जो इन्होंने लास्ट ईयर कमाया, दैट इज हाईएस्ट एवर एनुअलाइज्ड प्रॉफिट्स। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देखें तो प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग तो है ही है, उसके अलावा प्रोमोटर्स की करीब स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग में अगर मैं बात करूं तो करीब 65% है। और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स में पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखें तो काफी सारे रिनाउंड नेम्स इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे हैं। सो आई फील कि दिस स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और स्टैगर्ड वे में इनफैक्ट। और सबसे बढ़िया बात है, 514 के लेवल्स से नीचे आके ये अभी आज 370 के लगभग ट्रेड कर रहा है। मैंने ये 31 दिसंबर को 2020 में मैंने ये स्टॉक को दिया हुआ है, सितंबर 2021 में भी दिया, हर बार टारगेट अचीव हुआ है। और 514 जाने के बाद अब वापस से अच्छे खासे लेवल्स पर 350 एक अच्छा खासा सपोर्ट लगता है। तो स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे इसको आप बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आराम से 430-450 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में दिखाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए विधि स्पेशलिटी। ये स्टॉक है जो फंडामेंटली है बेहद मजबूत, टुकड़ों में धीमे धीमे खरीदें। 430 और 450 के टारगेट के लिए जैन साहब की तरफ से ये आता हुआ जेम स्टॉक आपके लिए है तैयार। आइए, जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आपके लिए तैयार है, आने के लिए तैयारी में है। लेकिन उससे पहले पालिया साहब ज्यादा तैयार हैं अपने एक बेहतरीन कॉल के साथ, तो पहले उनके लिए भी बोल। जी पालिया साहब बताएं सर।
अनिल जी, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में मारुति पे बाय करने की सलाह है। मारुति में जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मारुति को यहाँ पे बाय करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मारुति फ्यूचर के टारगेट 8020 से लेके 8040 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 7880 ये स्टॉप लॉस रखेंगे और मारुति पे बाय फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। अगर चाहिए तो यहाँ पे 8000 का कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है। अभी 96 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 82 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में आना चाहिए करीब 120 से 125 तक के। मारुति में करें खरीदारी 8020 और 8040, ये दो टारगेट लेकर आपको करनी है खरीदारी। और साथ ही 7880 का होगा आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल अगर आप करते हैं खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आ रही जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव रिसर्च। और ये रिसर्च इस बात को लेकर के वो स्टॉक जो रिसेशन के समय में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो 2008 में जो बड़ा रिसेशन आया था उस समय कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें सेल्स बढ़ी है, मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन्स बढ़े हैं। ये इंटरेस्टिंग रिसर्च करने की कोशिश की हमने और उनमें से कुछ कंपनियां हम निकाल रहे हैं। तो आज एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कंपनी लेकर आपके सामने आ रहे हैं, अरमान एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर। अरमान बताइए कौन सी कंपनी पर की है रिसर्च? सर सबसे पहले कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। अब जैसा कि आपने कहा कि हम जब ये जैसे रिसेशन की बातें हुई, मार्जिन्स की बातें हुई, इन्फ्लेशन की बातें हुई, तो हमने निकालने की कोशिश करी कि यार कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो इस रिसेशन के मार्केट में भी बहुत अच्छा मूवमेंट देती हैं। अगर आप पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन को देखेंगे, इनकी कंपनी की आय अगर देखेंगे FY7 से लेकर FY9 तक, FY7 से FY18 जो फाइनेंशियल ईयर 2008 है, वहां पर इनकी आय लगभग 30% बढ़ी, जो कि वो वाला रिसेशन वाला ईयर था। उसके बाद वाले ईयर में भी 12% बढ़ी। यही नहीं, कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ आय बढ़ा रही है, इसी दौरान कंपनी ने मार्जिन्स भी बढ़ाए। FY7 में जो इनके मार्जिन्स थे वो 11.7% थे, वो बढ़ के FY8 में 16.5%, FY9 में वो बढ़ के 20.7%। अब कंपनी रिसेशन में आय बढ़ा रही है, मार्जिन बढ़ा रही है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी का अगर आप मौजूदा डिविडेंड यील्ड देखेंगे, डिविडेंड यील्ड भी 8% का है। अगर मैं पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो कंपनी ने लगभग 1500 करोड़ का डिविडेंड दिया है, जो कि मौजूदा मार्केट कैप का लगभग 1/4 है। उसके साथ साथ यही नहीं, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर जब रिसेशन होता है, जब हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, तो इनका एक मेजर रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। और जब उसके दाम बढ़ते हैं, तो जब हमने आपको पहले एक्सक्लूसिव रिसर्च करके बताया था ये वाली बात कि जब इन्फ्लेशन होता है तो भी ये अपने मार्जिन्स को मेंटेन रख पाते हैं। तो ये वो एक ऐसी कंपनी है जो रिसेशन में आय बढ़ाती है, मार्जिन्स बढ़ाती है, बेहतरीन डिविडेंड देती है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन से भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्जिन्स भी स्टेबल रहते हैं इनके। इंटरेस्टिंग है सर, कोई परेशानी नहीं है मार्जिन्स बढ़ाने की, पास ऑन करने के लिए। रिसेशन के समय भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, हाई ऑयल प्राइसेस में भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। हाई ऑयल प्राइसेस का तो हमने अभी भी देख लिया कि उनसे मार्जिन्स पर फर्क नहीं पड़ा, Exactly, numbers में दिखाता है। और अगर रेसेशन आता भी है तो कुछ स्टॉक्स जो रेसेशन प्रूफ हो सकते हैं वो उनमें से एक है। सेठी साहब भी अभी मुझे मैसेज कर रहे थे कि मेरा 2100 का टारगेट, कल उन्होंने क्लोजिंग शो में दिया भी था, उनका टारगेट हासिल हुआ। सिमी जी का भी कल 10 की कमाई का शेयर था और हमारी पसंद का शेयर तो रहा है, कोई डाउट ही नहीं। तो पॉलीप्लेक्स है वो स्टॉक जहां पर भरपूर एक्शन इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। इसी के चार्ट पर एक बार राय ली जाए जरा। पालिया साहब चार्ट देखिए पॉलीप्लेक्स के, दीजिए अपनी राय 2100 के आसपास। बिल्कुल अनिल जी, देखिए करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस स्टॉक को बाय करने की। ओवरऑल तो इसका लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो बुलिश जोन में ही ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला। 200 दिन के मूविंग एवरेज से स्टॉक ने वापस से एक बेस बना के वहां से रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके के पुलबैक अभी 200 डे मूविंग एवरेज से बने, अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो ऑलमोस्ट आना चाहिए 2250। तो ये ट्रेडिंग के टारगेट हमें लगता है 2250 इसके इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। जिन्होंने भी लोअर साइड पे लिया या अभी ले रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 2030 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट 2250 तक आते हुए दिख सकते हैं। 2030 का स्टॉप लॉस, 2250 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी पॉलीप्लेक्स में। यहाँ से भी मजबूती बन सकती है। और जैन साहब भी हमारे साथ है तैयार, जैन साहब की राय ली जाए इस वक्त पॉलीप्लेक्स पर। जैन साहब बताइए। यस अनिल जी, पॉलीप्लेक्स तो वन ऑफ माय फेवरेट्स रहा है और ये पूरा सेक्टर, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट से सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट वन आफ्टर दी अनदर हमने रेकमेंड किया। और ये सेक्टर में देखिए पॉलीप्लेक्स, मैं कल एक्चुअली बहुत अच्छे से रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि जब मार्केट्स खराब रहते हैं तो आपको काफी अच्छी वैल्यूज मिलती है और ऐसे स्टॉक देखने पड़ते हैं जो मार्केट की खराबियों से भी बहुत ज्यादा
अफेक्टेड नहीं रहे और थोड़े अछूते रहे, तो उनमें से ये स्टॉक निकला था। करीब 50-60 स्टॉक्स की ऐसी लिस्ट निकाली। वी आर एक्चुअली वर्किंग एवरीडे 2 से 3 घंटा में उस पर्टिकुलर चीज पर रिसर्च कर रहा हूं और उनमें से पॉलीप्लेक्स निकला था। और इस सेक्टर में भी मैंने 2-3 स्टॉक्स को एक साथ एक्सप्लोर किया, उनमें से भी मुझे पॉलीप्लेक्स लगा, क्योंकि मैंने कॉस्मो फिल्म्स को भी देखा, यूफ्लेक्स को भी देखा, सारे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। इवन जिंदल पॉलीफिल्म्स है, वन आफ्टर द अनदर मैंने जेम्स में रिकमेंड किया। बट यस, ये अनोखा है, ये आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है और हमारे सारे पैनलिस्ट का ही फेवरेट है। सिमी जी ने बोला, सेठी साहब ने बोला, एंड अभी भी वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता लगता है। और सिर्फ इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी तेजी आने के बाद भी, जब मैंने 600-700 पे रेकमेंड किया और उसके बाद आज 2200-2300 रुपए होंगे, तो भी ये 6-7 हजार करोड़ की ही कंपनी है, 6,500 करोड़ की। देखना इस तरीके से, और कितने सारे प्लांट्स किस तरीके से डिविडेंड और जो ग्रोथ दे रहे हैं, और जो पैटलाइन बॉटम लाइन है इनकी, वो तो गजब की है। मतलब आज 600 करोड़ कमाने वाली कंपनी सिर्फ 6,000 करोड़ पे अवेलेबल है, 6,500 करोड़ पे। तो आई थिंक इस स्टॉक को हर गिरावट पे लेना चाहिए और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज है, वर्ल्ड क्लास कंपनी बन गई है। तो बिल्कुल, मैं तो आपको बार बार सुनता हूं और आपके उस कन्विक्शन से मेरा भी कन्विक्शन हर बार बढ़ता है। आराम से 3,000 के लेवल्स आने वाले सालों में ये दिखाएगा, कम से कम 9 से 12 महीने में। और ऊंचाई से 30% का करेक्शन भी हो गया, तो वापस अट्रैक्टिव एंट्री लेवल्स पर पॉलीप्लेक्स आपको मिल रहा है, रिसेशन प्रूफ स्टॉक। नजर रखिए इस काउंटर पर। आइए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं, चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ये स्टॉक ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन मेरा हाई कन्विक्शन स्टॉक है, इसके लिए मैं वापस कवर कर रहा हूं। ये आशीष केलकर ने कवर किया था, टीवीएस मोटर्स। मुझे लगता है 750 को जो फोर्स से ब्रेक किया है, ये 770, 775, 780 तक जाना चाहिए। 780 शायद कल जाएगा। करंट लेवल पे 753, 54 पे बाय करे, 747 का स्टॉप लॉस, 770 का पहला टारगेट, 780 का दूसरा टारगेट। ओके, तो नजर रखिए वागले साहब की तरफ से उनकी रिकमेंडेशन, टीवीएस मोटर्स। यहां पर मोमेंटम बढ़ रहा है। आइए चार्ट कॉर्नर के लिए चलते हैं राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, स्टॉक थोड़ा सा बढ़ गया है, तो थोड़ी सी करेक्शन पर 2707, 2707, 2710 के अराउंड यहां पे लेने की राय होगी। और स्टॉक है आइशर मोटर, ऑटो स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और आइशर मोटर के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। तो करेक्शन पर आइशर मोटर को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, आज दिन भी ऑटो स्टॉक्स का है, तो गिरावट में खरीदना है आइशर मोटर्स। और आज का जो डे ओपन है 2680 का, वहां पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट स्टॉक के लिए 2800 रुपए का, 2800 का होगा। इवेंचुअली 2830 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो 2800, 2830 के टारगेट के लिए आइशर मोटर्स में खरीदारी करें। एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में दिख रहा है आज, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। 3-3.5% अचानक से भागा है ये स्टॉक, कुछ मजबूती के संकेत दे रहा है। आईडीएफसी लिमिटेड भी दिखाइए जरा, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों ही फ्यूचर्स में मेरे ख्याल से, हाँ दोनों है। जरा एक बार दोनों स्टॉक एक साथ दिखाइए, क्या कुछ बड़ा मूव हो रहा है क्या? क्योंकि 3% बढ़ना इस स्टॉक के लिए थोड़ा कम देखने को मिलता है मामला ऐसा। Exactly. तो जरा एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सुमित जी चार्ट्स देखिए, आपका फेवरेट ही है, आपकी रेंज वाला भी है, भले आजकल आप भूल गए हो, हमें याद दिलाना पड़ता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चार्ट देखिए, कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है या फिर जाने दें? अनिल जी, मैं इसके अंदर ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूं। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा इसके अंदर फिर बड़ा मूव आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है और बहुत बढ़िया लेवल्स पे अवेलेबल है। तो 31 रुपए का इसका आज इंट्राडे का हडल है, 31 का लेवल निकला और 10% से 20% का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो मोमेंटम तो है, जल्दी इसके अंदर बाय बनेगा। सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट करें, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। जैसे ब्रेकआउट आएगा तो मैं इसके अंदर कॉल देने का बिल्कुल ट्राई करूंगा। और यहाँ पर अनिल जी एक कॉल है, तो एक बिगुल बजेगा तो मैं कॉल देता हूं। ओके, आइए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, तो जो बैंकिंग स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है पीएसयू बैंक का है। स्टॉक का भाव चल रहा है 451 रुपए, 451 रुपए 25 पैसे। स्टॉक का नाम है एसबीआई। एसबीआई के अंदर मोमेंटम बनेगा, इसको यहां पे खरीदारी करें। ये आज और 2-3 दिनों के अंदर यहां से बढ़िया ऊपर का मूव दिखाएगा। इंटरडे में जो नीचे में इसका सपोर्ट बन रहा है, या ये जो ट्रेड है जिसके लिए जो स्टॉप लॉस लगा रहा है, 442 रुपए, 443 रुपए के आसपास का सपोर्ट है।
442 के स्टॉप लॉस से यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर के अंदर जो इसका इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकता है 460 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा और 460 रुपए का लेवल निकलने के बाद 475 रुपए तक के लेवल एसबीआई में 2 से 4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहां पे खरीदारी करें। ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 460 रुपए वाला कॉल 3 रुपए 80 पैसा 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर इसका स्टॉप लॉस बनेगा 2 रुपए का, ऊपर के अंदर टारगेट बनेगा 6 रुपए से लेके 8 रुपए तक का। एसबीआई का 460 का कॉल खरीदारी करें आज और कल के लिए। और स्पॉट के अंदर इसके जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 460 का पहला टारगेट जो कि आज ही देखने को मिल सकता है और 2 से 3 दिनों के अंदर 475 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें एसबीआई में करें खरीदारी। यह राय आपके लिए इस वक्त सुमित जी की तरफ से आती हुई 460 475 के टारगेट और जिसकी बात हम करें तो दीप की देखिए मजबूती से ऊपर जाने को तैयार हो रहे हैं। 15,500 के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, डे हाई पर 15,555 का लेवल और बैंक निफ्टी 33,000 के लेवल पर एकदम सही वक्त पर ब्रेकआउट पकड़ में आया। 300 अभी भी यहां से भी जगह है, 33,400 से 33,600 की रेंज में जाकर कहीं रुकेगा और निफ्टी आपका 15,600 से लेकर कल का हाई जो था 15,565 वहां पहुंच चुके हैं, ये कल का हाई है। अब 15 माफ कीजिएगा 15,600 से 15,700 की रेंज कहीं है। अगर 15,565 के ऊपर टिके आप थोड़ी देर माफ कीजिएगा 15,600 से 15,700 की तरफ जाने की तैयारी हो सकती है निफ्टी की। और इधर 33,300 के बाद 33,300 से 33,600 की रेंज है ऊपर की तरफ। आइए 9:45 वक्त है वसीम साहब से मुलाकात करने का। वसीम साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। एक दिन तेजी एक दिन मंदी, तो आज ये ऑल्टरनेटिवली उस हिसाब से तेजी का दिन है और मजबूती के साथ बाजार डे हाई पर भी है। बताएं सर आउटलुक और आपका अपडेट। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो पहले ही मैंने आपको कहा था डाउ फ्यूचर से मत सौदा कीजिए, लेने की चेष्टा कीजिए और वही हुआ। सारी दुनिया शॉर्ट थी, हर एक शेयर में कोई मंदी की बात थी। तो आपको अपडेट दे दूं 15,430 में मैंने आपको कहा था बैंक निफ्टी लेना, 350 का स्टॉप लॉस और 650 का टारगेट। आज जो जिसने रखा है 15,570 में बुक करे। कल नेहा को 1:30 बजे 15,500 की कॉल दिलाई थी, आज की एक्सपायरी की अनिल जी 30 रुपए पे 12 का स्टॉप लॉस, 75 का टारगेट। 75 का टारगेट हो गया है 99 रुपीज, 100 रुपए बिक गया अनिल जी। आपका पैसा तिगना हो गया एक दिन में, इसे कहते हैं ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया सर। मदरसन सुमी, नौकरी, इंडियन होटल, L&T, टाटा मोटर सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप कहें तो 2 कॉल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं। ग्रासिम लीजिए अनिल जी, सीमेंट में तेजी दिख रही है। ग्रासिम एज होल्डिंग, VSF प्राइसेस आर मूविंग अप। ग्रासिम इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट बिकॉज इनपुट कॉस्ट विल फॉल। ब्लू चिप शेयर लीजिए, 1325 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 1300, 1375 का टारगेट आज ही दिखता है। GNFC, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, अनप्रेसिडेंटेड गेन्स इन फर्टिलाइजर और मानसून भी अच्छे होने की, प्लस उनका जो कैरकटोलोम है जो उनका स्पेशलिटी केमिकल है, दैट इज सीइंग ह्यूज अपसाइड। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, 78 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 560, 620 का टारगेट। ओके। GNFC और ग्रासिम 2 जी लेटर से स्टॉक हैं जहां दोनों में खरीदारी करने की राय वसीम साहब की। 1325 के आसपास खरीदिए ग्रासिम, 1300 का स्टॉप लॉस, 1375 का टारगेट। GNFC खरीदिए 578 के आसपास, 560 का स्टॉप लॉस, 620 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। धन्यवाद वसीम साहब, दोपहर में फिर होगी आपसे मुलाकात। आइए तब तक एक काम करते हैं, पहले मुदीत जी की भी बिल्कुल है, मुनाफे वाले मुदीत। बताएं सर। बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया। स्टॉक में मच अवेटेड ब्रेकआउट है, एक हैवी वेट काउंटर है। एशियन पेंट्स 2707 रुपए CMP है, यहाँ पर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। आज का जो पहला टारगेट है 2740 रुपए, दूसरा टारगेट 2760 रुपए, स्टॉप लॉस रहेगा 2690 का। देखिए स्टॉक में जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। साथ के साथ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस एक साथ थे, 2700 के आसपास थे, उसके ऊपर निकला है। ट्रायंगुलर ब्रेकआउट, मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट, वॉल्यूम के साथ बाइंग, जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं 2740, 2760 ये आज के सेशन में नजर आएंगे। बाय करके चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 2690 का।
ओके, तो 26 और 90 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स पर खरीदारी। गिरते कच्चे तेल का ऑफकोर्स इन्हें भी होता है फायदा, एस्ट्रल को भी होता है फायदा, जहां पर आपको एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है, तो एस्ट्रल पर भी रखी नजर। पिडलाइट भी पिछले कुछ दिनों से एक्शन में रहा है, ये स्टॉक भी आपके रेडार पर होना चाहिए, तो वहां पर मूव बनती हुई दिख रही है। 15,575 पर अब निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है। 150 से ज्यादा अंकों की तेजी है और बैंक्स लीड कर रहे हैं। 33,350 पर आया है बैंक निफ्टी इस समय। बढ़िया वाला ब्रेकआउट कई सारे काउंटर्स पर आपको दिख रहा है और बाजार भी अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। एक स्टॉक जो सुबह से थोड़ा एक्टिव है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर रखिए नजर। कुणाल जी जरा इसके चार्ट पर राय दें। अच्छा खुला था, एक मूव आया, उसके बाद थोड़ा फ्लैट हुआ, अब फिर से एक फ्रेश मूव आ रहा है, लगभग 3% ऊपर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर देखिए दीपांशु, इत्तेफाक से मैं भी एयू स्मॉल फाइनेंस का ही चार्ट देख रहा था। चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे और मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं। एक बड़ा अनयूजुअल मूव आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज बड़ी एक शार्प स्मार्ट रिकवरी आते हुए दिख रही है। इस स्टॉक के लिए एक बाधा दिखाई देती है चार्ट पर 625 रुपए के आसपास। 625 जैसे ही स्टॉक पार करेगा तो मुझे लगता है सीधा 660-65 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। मेरी राय में 625 के ऊपर खरीदारी में कोई हर्ज नहीं है। 625 पार हुआ तो बाई की राय होगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बढ़िया एक मूव इस पर आपको आते हुए दिख रहा है और मूव आ रहा है अक्रॉस आईटी स्टॉक्स, वहां पर भी अच्छा एक्शन है। तो बैंक्स, स्पेशली मिड कैप बैंक्स, लार्ज कैप तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिड कैप बैंक्स का अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी लीडरशिप पोजीशन में है ही, लग भी रहा था जी। अब सिंपल है दीप, ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, करना क्या है, जो चीजें चल रही वहीं फोकस करें। ऑटो बैंक चलते हैं वहीं फोकस करिए। सबसे पहले देखिए आज कितने ऑटो पे कॉल्स आ गए, कितने बैंक्स पे कॉल आ गए, वही भाग रहे हैं। आ लीजिए 33,400 33,600 की रेंज में, वहां पर देखेंगे 33,600 के ऊपर बड़ी तेजी बनेगी, तब तक नहीं तो फिर 33,400 से 33,600 की रेंज में ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन शुरुआती आधे घंटे में जिस तरह की मजबूती दिखा रहा है तो थोड़ा कुछ और कमाल करने की तैयारी में। देखो शॉर्ट बहुत हो गए ना, इसलिए हम बोल रहे थे कि 15,500 के ऊपर जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो कमाल की होगी। तो चलिए होता दिख रहा है। आइए बग्गा साहब का भी करते हैं स्वागत, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ, और देख लेते हैं उनका व्यू क्या बन रहा है। बग्गा साहब स्वागत है। अमेरिकी बाजार कल काफी वोलेटाइल रहे, पहले तो गिरकर खुले जो डर था, लेकिन क्यों बढ़े वो हमें समझ में नहीं आया। घटने का कारण समझ में आया कि पावेल साहब को भी अब मंदी लग रही। तो ये पावेल साहब के बयान की कितनी अहमियत है, जो वो कह रहे हैं कि मंदी जो उन्हें लग रही कि ऊपरी जो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है। तो ये मेरा सवाल है बग्गा साहब से को मैं 2 मिनट का समय देता हूं, तब तक बग्गा साहब पूरी तरह से अपने डेटा रिट्रीव कर लेंगे। बिल्कुल। आइए तब तक कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। गुड मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। बताएं क्या है इस समय का व्यू। डेज हाई पर बाजार अच्छी तेजी बन रही है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू अनिल जी। दीप पहले तो मैं ये कहूंगा कि 15,500 के ऊपर आज जो निफ्टी निकला है, और अनिल जी भी अभी कह ही रहते हैं, इनफैक्ट मॉर्निंग से कह रहे हैं कि जबरदस्त एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, बिकॉज कल के डेटा में सबसे ज्यादा ओआई यहीं पे देखने मिला था, जिसके कारण मार्केट में दबाव था। इनफैक्ट मैंने तो पुट ऑप्शन रेकमेंड किया था क्लोजिंग में, जो स्टॉक हुआ नहीं मगर हो सकता है। तो वहां पे तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे स्टॉप लॉस हो सकता है, बिकॉज मार्केट यहाँ पे तेजी में। बट ऑन द फ्लिप साइड मैं भी कहूंगा दीप कि हमारी तो हाईएस्ट पोजीशन थी, एंड बैंक निफ्टी का हमारा 33,100 का 500 का 30 जून की एक्सपायरी का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी भी टिका हुआ है, वो स्टॉप लॉस नहीं हुआ था, एंड अभी भी वो फेवर में हमारे, सो आई थिंक वहां पे बने रह सकते हैं। बैंक निफ्टी 33,500 के ऊपर दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लेवल्स अगर निकलते हैं तो देन इट्स हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 34,155, 34,155 से लेकर 34,400, ये दो लेवल्स आपको 33,500 के ऊपर देखने मिल सकते हैं। इसीलिए जिनकी भी पोजीशंस ओपन है, बिकॉज एसएल नहीं हुआ वहां पे, तो 33,500 के कॉल ऑप्शन में जो हमने रेकमेंड किया था वहां पे बने रहे। एंड अभी फ्रेश कॉल निफ्टी में देता हूं, बिकॉज बैंक निफ्टी में हमारा कॉल ऑप्शन ऑलरेडी ओपन है। निफ्टी में बाय करना है 15,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का दी 30 जून की एक्सपायरी का इन द मनी कॉल ऑप्शन में रेकमेंड कर रहा हूं निफ्टी का। दीपांशु मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में इतना बड़ा मूव अगर आ सकता है विद दिस रिकवरी, देन आई थिंक निफ्टी में भी वही चीज हमें देखने मिल सकती है। सो आप 15,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, जो अभी ट्रेड कर रहा है 222 पर दी,
सो 222 पर खरीदे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना होगा 177 पर, 177 पर आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। 222 पर खरीदे। पहला टारगेट आपका जो निकल कर आ रहा है वो 286 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी 308। सो 286, 308 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 15,500 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है आज के दिन दीप, और आज के दिन जब तक 15,500 के ऊपर निफ्टी टिका रहेगा तब तक आपको और मजबूती आते देखने मिलेगी। फेलिंग टू होल्ड 15,500 इन टुडेज सेशन, पूरा गेम गिव अप कर भी सकता है मार्केट, तो यही एक लेवल है एंड इसीलिए ये स्ट्राइक चुनी है दीप। इंटरेस्टिंग। 15,500 का कॉल खरीदें। अगले हफ्ते जो आपकी अब मंथली एक्सपायरी होगा उस पर जय की राय है। जिस तरह से बैंक निफ्टी का मूवमेंट आ रहा है, लग रहा है कि निफ्टी भी एक अच्छी एक्शन इस समय दिखा सकता है, और बैंक्स में तो आप बढ़िया तेजी देख ही रहे हैं। और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आपको मूव दिखा रहे हैं, इस पर भी करनी है चर्चा। कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी लेने हैं। बग्गा साहब भी हैं तैयार। आइए उससे पहले करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। जबरदस्त एक्शन बाजार में आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर आप ट्रेड कर रहे हैं। 33,400 पर आ गया है बैंक निफ्टी, 15,575 पर है निफ्टी। देखते हैं जो अब यहां से 15,600 के पार अगर निफ्टी जा पाता है कि नहीं। बैंक्स का पूरा सहारा है, आईटी का पूरा सहारा है, तो दो इंपॉर्टेंट पिलर्स बाजार के इस समय फायर कर रहे हैं। साथ ही ऑटोज में आप अच्छा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स टॉप गेनर भी है इस समय बाजार के, तो वहां से भी अच्छी मूव आ रही है, और चुनिंदा एफएमसीजी काउंटर्स भी अच्छी ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ब्रेथ काफी पॉजिटिव है। ढेर इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेने हैं, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज लेने हैं। बग्गा साहब से भी करनी है बातचीत। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि इक्विटीज में तो अच्छी रैली आई है, कमोडिटीज में क्या चल रहा है, क्योंकि काफी सारी कमोडिटीज मल्टी मंथ लोज पर हैं और लगातार गिरावट वहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। कच्चा तेल ओपनिंग लेवल से और फिसलते हुए अब आपको दिखेगा 3%, 250 रुपए की गिरावट आपको कच्चे तेल में आती हुई दिख रही है। इसके साथ ही नेचुरल गैस, इसमें भी आपको 2% की गिरावट आती हुई दिख रही है, वहां पर भी कमजोरी बढ़ रही है इस समय। गोल्ड 1/4% नीचे, करीब 125 रुपए की गिरावट। सिल्वर 0.5% की गिरावट, 425 रुपए के नीचे आपको 425 रुपए फिसलते हुए दिख रहा है। और कॉपर को नजर डालिए, 1.5% नीचे आपको कॉपर के दाम इस समय दिखेंगे। एल्यूमिनियम 1% नीचे है। लेड 1/4%। जिंक में भी भारी गिरावट है। कॉपर इनफैक्ट 16 महीने के निचले स्तर से और आपको फिसलते हुए दिख रहा है। आइए आज की कुछ कमोडिटी कॉल्स भी ले ली जाए। गोल्ड में ये जो डिप है, ये खरीदारी का मौका है। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज की राय है, गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट खरीदें 50,600 के लेवल पर। टारगेट 50,900 और स्टॉप लॉस 50,450 का लगाना है। कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट ये बेचना है 721.5 के लेवल पर। टारगेट 715, स्टॉप लॉस 725। एनसीडेक्स पर कैस्टर का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चले 7185 के लेवल पर। टारगेट 7120, स्टॉप लॉस 7215। तेजी ढूंढते रह जाओगे, ये है हमारा खास शो दुनिया भर में अक्रॉस कमोडिटीज। सिर्फ ऑयल एंड गैस नहीं, मेटल्स देख लीजिए, प्रेशियस मेटल्स हो, बेस मेटल्स हो, एग्री कमोडिटीज देख लीजिए। अक्रॉस कमोडिटीज आपको भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। तो फिर यहां से क्या आगे गिरावट और बढ़ सकती है? क्या है इस गिरावट की वजह? कमोडिटीज में घबराहट का माहौल है, पर इन्फ्लेशन के फ्रंट पर राहत है। डिटेल एनालिसिस, डिटेल रिसर्च लेकर आएंगे अनिल जी। तेजी ढूंढते रह जाओगे, पर ये एक ऐसी तेजी की गिरावट है जिसको हम देखकर थोड़ा खुश हैं इस समय। तो चलिए आज का विशेष कार्यक्रम है, ये है क्रूड पर तेजी ढूंढते रह जाओगे। 11:30 बजे वाला ये कार्यक्रम मिस मत कीजिएगा आपके लिए। और कच्चा तेल तो कमजोर हो भी रहा है बहुत ज्यादा। बढ़िया। 100 के 102 पर आ गया WTI। देखते हैं उसके नीचे जाता है कि नहीं। बिल्कुल। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है बग्गा साहब से मुलाकात करने का। बग्गा साहब, जो सवाल मैं आपको पूछ ही रहा था कि जेरोमी पावेल साहब को भी अचानक से वो ज्ञान हुआ है कि अमेरिका मंदी में जा सकता है, क्या इसकी कोई अहमियत है? वो कह रहे हैं कि 2% लाने में हमारी बैंड बच जाएगी, बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम देखना सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये वैसे तो आपको तो पहले से ही पता था, आपने हमें बताया भी, पावेल साहब ने अब कल बोला है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? नहीं, ये अनिल जी वो कांग्रेस के सामने, अपने पार्लियामेंट के सामने जो हाफ ईयरली वक्तव्य देते हैं वो उन्होंने दिया, तो यही कहा कि देखिए इन्फ्लेशन बेकाबू हो रही है, उसके लिए हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है तो ये हो सकता है कि हम बैलेंस ना कर पाए इन्फ्लेशन और ग्रोथ को, और इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा सकती है। वो जरूर एक प्रोबेबिलिटी है।
और एलिजाबेथ वॉरेन जो कि आप कह सकते हैं कि लेफ्टिस्ट हैं, डेमोक्रेट्स की बहुत बैंक्स के अगेंस्ट रहती हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, फिर आप रेट क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या ये बेटर रहेगा कि हाई इन्फ्लेशन और लो अनएम्प्लॉयमेंट रहे या हाई इन्फ्लेशन और मंदी का दौर आए? तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, गरीबों पे टैक्स होता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जब बढ़ती है सबसे पहले गरीब तबकों पे उसकी हानि आती है, क्योंकि उनके जो स्पेंडिंग पूल में खाद्य पदार्थ और फ्यूल सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसको इन्फ्लेशन को काबू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि मार्केट्स बढ़े जब उनका वक्तव्य आया, बट लास्ट आधे घंटे में अनिल जी फिर कुछ सेलिंग आ गई अमेरिका में और मार्केट्स एक समतल लेवल पे, थोड़ा नेगेटिव लेवल पे बंद हुए। आज भी फ्यूचर्स थोड़े नेगेटिव हैं, बट हमें निष्कर्ष क्या निकालना है? एक तो लगभग तय है कि जुलाई की फेड बैठक में 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक है। 93% प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ओवरनाइट स्वैप रेट्स जो है 93% प्रोबेबिलिटी आ गई है। सितंबर देखें तो मिला जुला रुझान है। 55% प्रोबेबिलिटी है कि 50 बेसिस पॉइंट है और 42 प्रोबेबिलिटी है एक और 75 की। बट अच्छी बात क्या हमें सोचनी है, एक कि मुझे लग रहा है अब सितंबर तक इस इंटरेस्ट रेट का दौर ज्यादातर निकल जाएगा, क्योंकि जुलाई का 75 आएगा तो और सितंबर में भी अगर 50 या 75 कर देते हैं तो ज्यादातर इस बारी का जो रेट हाइक है वो निकल जाएगा। जब मिड टर्म इलेक्शन होता है, जैसा इस साल नवंबर में है अमेरिका का, सितंबर अक्टूबर में मार्केट बॉटम आउट करता है और उसके बाद बड़ी तेजी से बढ़ता है इलेक्शन के बाद। तो हो सकता है इस साल भी वही रुझान रहे। तीसरी चीज जो हमें सोचनी है कि इंटरेस्ट रेट्स लगभग जनवरी फरवरी तक पीक आउट हो जाएंगे इस साइकिल के, क्योंकि जो नवंबर दिसंबर में भी रेट हाइक होने हैं वो हो जाएंगे, जनवरी में करेंगे। लगता है कि फरवरी तक ये पीक हो जाएगा और इन्फ्लेशन अगर काबू में आनी शुरू हो गई तब तक आप देख सकते हैं कि मार्केट दिसंबर में ही मूव अप करना शुरू कर दे। तो ओवरऑल हमें क्या देखना है, मे बी 2 से 3 महीने दूर हैं हम मार्केट के बॉटम से। ये मिले जुले रुझान रहेंगे, जैसे मंगलवार को बड़ा मार्केट उतना ही गिर गया, आज फिर बढ़ा है। इससे ज्यादा हम अभी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। इंडिकेटर्स हमारे यही दिखा रहे हैं कि अभी 2 से 3 महीने मिनिमम है बॉटम में, शायद 6 महीने लग जाए, शायद जनवरी फरवरी तक पहुंच जाए। तो आप ये सोच के चलिए जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक हैं, अगर आप 2024 तक उसको होल्ड कर सकते हैं तब आपको बड़ा अच्छा मुनाफा में आ सकते हैं। अगर वो नहीं है, आपके पास लंबी अवधि नहीं है, तो फिर हमारे टेक्निकल भाइयों से आप लीजिए राय और उनके बेसिस पे ट्रेडिंग करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छे अपॉर्चुनिटी भी आ सकते हैं अगले 3 महीने 6 महीने में। मुझे लगता है कि बॉटम के नजदीक हम पहुंचते जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात है, बॉटम के नजदीक जा रहे हैं। अभी आया नहीं है, आ जाएगा, बट हाँ बाजार अब काफी कुछ प्राइस इन कर रहा है। इस बीच डेज हाई पर है बाजार। आइए अनिल जी की तरफ से एक बेहतरीन कॉल है तैयार आज के 2000। पीडीलाइट के फ्यूचर्स यहां पर खरीदारी करने की राय है दीप, और 2125-2130 की रेंज में पीडीलाइट के फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ खरीदारी करें। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग, ये तो हमें सबको पता ही है। लेकिन आज इसके खरीदने के 2 कारण हैं। पहला तो कच्चा तेल $120 से $108 के आसपास आया, कच्चे तेल के साथ इनका सीधा सीधा नाता है। एब्सोल्युटली। तो जैसे कच्चा तेल बढ़ता है तो इनके लिए मुश्किलें होती है मार्जिन पर, और जैसे कच्चा तेल घटता है तो फिर मार्जिन बेहतर होते दिखे। अब इसमें ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि घट रहा है तो फिर क्या, बढ़ा भी तो था, तो फिर क्यों खरीदना चाहिए? उसका एक कारण है। उसका कारण ये कि हाल ही में पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, ये सारी कंपनियां हुई जिन्होंने प्राइस हाइक किया था। क्योंकि कच्चे तेल के जो बढ़े हुए दाम है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने दाम बढ़ाए थे। बिल्कुल। अब आ गया नीचे दाम तो कम करेंगे नहीं, कभी नहीं करते। तो इसलिए पीडीलाइट यहाँ से बढ़िया रुझान दिखा सकता है। और ये ऐसे कुछ स्टॉक है जिनको आप कभी भी पोर्टफोलियो में लेके छोड़ भी देना, तो स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है कि फंडामेंटल बेहद मजबूत। 2155 पहला छोटा टारगेट है, वहां पर प्रॉफिट बुक करने के बजाय चाहे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। 2170, 2200, 2220 4 टारगेट आपको दे रहा हूं। 2155, 2155, 2170,
2200 और 2220 ये 2095 आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर पीडीलाइट के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है आपके लिए। इस बीच भी देखिए मार्केट डे हाई पर है, 33,400 पर बैंक निफ्टी आ चुका है, निफ्टी 15,575 के आसपास है। डाउ फ्यूचर्स रिकवर हो चुके हैं, निचले 100 से ज्यादा नीचे थे, अभी मुश्किल से 20 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स सिर्फ 5 पॉइंट नीचे रहे। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी रिकवरी के संकेत आ रहे हैं। ऐसे में ये एक स्टॉक है जो आपके लिए अच्छे रिटर्न देने की ताकत रखता है। पीडीलाइट पर कर सकते हैं आप खरीदारी। बिल्कुल, तो पीडीलाइट पर करें खरीदारी, ये आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय आ रही है। और लॉजिक भी कच्चे तेल की गिरावट की वजह से यहाँ पर सहारा मिल सकता है। चलिए इस पर रखते हैं नजर, और कुछ और ब्रेकआउट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल दोनों में 1.5% का ब्रेकआउट आ रहा है। ये कुछ और काउंटर्स रेडार पर रखिए, यहाँ पर मूव आ रही है। पर कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी ले लिए जाएं सर। बिल्कुल, एसपीएल मिड कैप स्टॉक के दोनों खास मेहमान हमारे साथ तैयार है। एस फॉर सिद्धार्थ जी, एस फॉर सिमी जी। वैसे सिद्धार्थ जी कह सकते हैं कि मैं तो डबल एस हूँ, बिल्कुल ठीक बात है। सिद्धार्थ सेदानी साहब, सिमी भौमिक जी, दोनों तैयार एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स। आप दोनों को सुप्रभात। मैं पहले आप दोनों में से जो सीनियर है उनके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। सिमी जी और सिद्धार्थ जी में से दोनों में से जो सीनियर, बताइए किसके साथ शुरुआत करूँ? लेडीज फर्स्ट अनिल जी। सिमी जी बताइए। मेरे साथ। अरे वाह, क्या बात है। आमतौर पर आम राय ऐसे बनती नहीं है, आसानी से बन गई। सिमी जी बताइए लॉन्ग टर्म पिक। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि सिद्धार्थ शायद मेरे से जूनियर ही है और सिद्धार्थ कंफर्म करेगा। अगर सिद्धार्थ जूनियर है तो सिद्धार्थ को कंफर्म करना चाहिए। जो भी है, मैंने पहले मौका मिला है मुझे, तो मैं इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने आज का एसपीएल मिड कैप के लिए जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए चूज किया है वो है टाटा एलेक्सी। ये स्टॉक मेरा बहुत फेवरेट है और मैं कई बार एसपीएल मिड कैप में ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया है और आज भी मैं दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक चलने वाला है। थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक थोड़ा सा धीरे धीरे खरीदना है, पोर्टफोलियो में शामिल भी करना है। टारगेट्स के लिहाज से मैं देख रही हूँ कि 8,100 से 8,250 बहुत ही जल्दी आना चाहिए, पर मैंने 6 महीने से 1 साल का नजरिया रखा है, तो 8100 से 8250 का मेरा टारगेट है और स्टॉप लॉस होगा 7100 का। तो टाटा एलेक्सी मेरा फेवरेट है और मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करूँ। ओके, तो ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की राय टाटा एलेक्सी में। सिद्धार्थ जी, आपने सुमी जी को जो कहा पहले, आप सिर्फ इसी रीजन से कि लेडीज फर्स्ट या फिर सीनियरिटी के हिसाब से भी? अनिल जी, सीनियर जूनियर तो पता नहीं है, बट जूनियर बनने में सीखने ज्यादा मिलता है, तो जूनियर बनना अच्छा है। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से जो मैं लेना चाहूंगा वो है प्राज इंडस्ट्रीज। इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अग्रेसिवली गवर्नमेंट प्लान कर रही है और जिस हिसाब से कच्चा तेल $100 के ऊपर, तो मैं मानता हूं कि ये कंपनी इथेनॉल प्लांट सेटअप में, इंफ्रा सेटअप में काफी बड़ा कारगर काम करती है। 75 कंट्रीज में है, अगर देखा जाए तो फोकस करती है एनवायरमेंटल, एनर्जी और भी सेगमेंट्स में। तो Q4 के जो नंबर्स, चौथी तिमाही के जो नंबर्स आए थे वो भी अच्छे आए थे प्राज इंडस्ट्रीज के। ऑर्डर बुक करीबन 3,000 करोड़ के थोड़ा सा कम है। 75% इनका ऑर्डर बुक जो है वो बायो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो प्राज इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन कंपनी है, मार्जिन दमदार है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत दमदार है, विजिबिलिटी जो हमें आने वाले 3 से 5 साल में दिख रही है ये इथेनॉल बिजनेस में, वो दमदार दिख रही है। तो मुझे लगता है कि जो सेटअप करके देगा वो है प्राज इंडस्ट्रीज। इसको खरीदे, टारगेट रखे 462 का, 462 का। तो 462 के टारगेट के लिए प्राज इंडस्ट्रीज पर करें खरीदारी और टाटा एलेक्सी ये है आपके लिए सिमी जी की तरफ से कॉल। लॉन्ग टर्म के लिए ये दोनों पिक्स हैं, बट पोजिशनल बेसिस पर पालविया साहब को क्या है पसंद ये जानते हैं। पालविया साहब बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक आज का। गुड। सो 10 की कमाई में जो अभी स्टॉक कवर करना है वो है एशियन पेंट। ये स्टॉक में हमें लग रहा है जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, अब स्टॉक में जो रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 2600 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा बेस बना के वापस से रिवर्सल के साइन यहाँ पे देते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एशियन पेंट को यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे बाय एंड होल्ड रखना चाहिए। इवन डिप्स मिलती तो भी इसको स्टैगर्ड मैनर में ऐड किया जा सकता है। क्वालिटी स्टॉक है। अनिल जी ने भी अभी सेम सेगमेंट में पीडीलाइट को कवर किया, तो हमें लगता है एशियन पेंट भी यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे अवेलेबल है।
हमें लगता है यहाँ से एक पुल बैक का ट्रेंड जो बनते हुए दिख रहा है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 2880 से 2900 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से हम यहाँ पे डिप्स में भी बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 2660 के आसपास का, और टारगेट हमें लगता है करीब 2880 से 2900 तक के अपसाइड के टारगेट एशियन पेंट में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट्स पर खरीदारी करने की राय आती हुई। अच्छा बग्गा साहब, एक चीज बताइए कि मतलब किसी के नाम से ऐसा पता चलता है कि उस आदमी का काम कैसा होगा? थोड़ा बहुत ऐसा वो शेक्सपियर बोल के गए थे ना, हाँ, कि नाम में क्या रखा है। हाँ, तो ऐसा पता चलता है जैसे मतलब अबे जैसे अमिताभ बच्चन है AB, अजय बग्गा है AB, तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा ही काम करते होंगे, ऐसे नाम से समझ में आता है। तो कोई ऐसा ये फॉर्मूला ठीक है क्या? आपने शेक्सपियर बोल ही दिया अनिल जी, क्या बोलो इसमें आप कहाँ जा रहे हैं ये पहले सोचना पड़ेगा। तो आपका सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर आती है गुगली। हाँ, गुगली आ रही है, एकदम सही, जाएगी दूसरी। एकदम सही कहा आपने, गुगली आने की तैयारी में है। तो नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है, अच्छे में भी और खराब में भी। जैसे अच्छे में बता दिया मैंने जी, AB हमारे AB है अमिताभ बच्चन और अजय बग्गा साहब, ऐसे कुछ कुछ और नाम। एक सर बहुत इंटरेस्टिंग हम आपके सामने इंफॉर्मेशन, रिसर्च तो नहीं कहूंगा, इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं जिसमें पता चलता है कि नाम में क्या रखा है, और उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी में क्या होने वाला है। तो थोड़ी देर उसका इंतजार कीजिए, तब तक आइए जल्दी से 10 की कमाई के कुछ स्टॉक्स ले जाए। कुणाल जी, राकेश जी, बताएं सर। अनिल जी, 10 की कमाई में हमारी खरीदारी की राय है सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर। इस स्टॉक में अनिल जी काफी समय से एक रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और अभी रेंज के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत ही सेफ और स्टेबल स्टॉक है, तो इन स्तरों पर बाजार की इस गिरावट का फायदा उठाकर सेंचुरी टेक्सटाइल्स में खरीदारी की राय है। और अगर ये रेंज के ऊपरी छोर तक भी जाता है तो भी अच्छा परसेंटेज गेन होगा। तो इन स्तरों पर सेंचुरी टेक्सटाइल्स में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, अच्छी कंसोलिडेशन पे चल रहा है, नीचे में 670 के राउंड एक मेजर सपोर्ट है और करेक्शन पे स्टॉक है। इन स्तरों पर करेक्शन पे खरीदना चाहिए। लगता नहीं है 650 670 का जो बेस है उसको ऑनगोइंग मार्केट टर्मोइल में लेवल्स, ये नीचे में लेवल्स टूटेंगे तो इसको एक्यूमुलेट करें। टारगेट है हमारे 950 से लेकर 1000 रुपीज के। तो 1000 रुपीज तक टारगेट तक के लिए आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स में करें खरीदारी, ये राय आ रही है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से 10 की कमाई के लिए। एक ट्रेडिंग कॉल लेनी है जय ठक्कर की तरफ से, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। बैंकिंग में तो जबरदस्त एक मोमेंटम बना हुआ ही है, बस अब और थोड़े पॉइंट्स 33,500 के पार अगर निकल जाता है स्पॉट में जो 424 है, आई थिंक और फर्दर आपको मूव या तो बाउंस देखने मिलेगा ऊपर की तरफ। आईटी में भी मैं काफी बुलिश हूं। इनफैक्ट परसों मैंने इन्फोसिस एंड टीसीएस रेकमेंड किया था और मेरा अनिल जी का ये व्यू था कि आईटी में अब मंदी नहीं करनी है। तो अब दूसरा एक स्टॉक है टेक महिंद्रा, जिसका 1000 के स्ट्राइक का आप कॉल खरीदे। ये चल रहा है दीप करीब अभी 18 रुपए 70 पैसे पे। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त बनकर आ रहा है। आपको 11 रुपए 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट जो दीप यहाँ पे निकल रहा है दैट इज 28 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 34। सो ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, 2 रुपए कम है। 18 रुपए 70 पैसे के आसपास खरीदे, 36 रुपए के आसपास डबल होता है। बट आई थिंक टेक महिंद्रा में आपको बहुत ही जबरदस्त एक रिकवरी देखने मिल सकती है, बिकॉज आईटी में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। और टेक महिंद्रा ने जो हिसाब से कल के फॉल के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1035 1040 इन द स्पॉट। इसीलिए इसके जो टारगेट्स बनकर आ रहे हैं लगभग 34 तक के हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय, 1000 रुपए का कॉल ऑप्शन एट द मनी वाला। आइए अब बताते हैं आपको नाम में क्या रखा है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं ना हमारे साथ में, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई कहे कि भाई, वो कहते हैं ना, हम तो बातचीत में कहते हैं क्या तमाशा लगा रखा है, ये क्या नौटंकी चल रही है। अगर कोई आपको कहे कि ये है फलाना जी, ये तमाशा करते हैं, नौटंकी करते हैं, या इनको पैसे उधार दे दीजिए, ठीक है ना, आप देंगे क्या? कौन कौन देगा मुझे बताइए। हालांकि इसमें कुछ लोग तो ऐसे जो देने के नाम में कुछ भी हो देते ही नहीं है,
ऐसे भी है, मैं जानता हूँ एक दो लोगों को जिनको किसी को कुछ भी नहीं देना होता है, लेकिन फिर भी तो देने के लिए कोई तैयार नहीं है, स्पेशली जब ऐसे नाम हो। ऐसे नाम वालों को पैसे मिले हैं और मिलने के बाद क्या हश्र होता है वो जरा देखिए। जी बग्गा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं समझ गया अनिल जी, आपका इशारा समझ गया। तो बस इसी की पूरी इंफॉर्मेशन रिसर्च बेहद इंटरेस्टिंग कि नाम में क्या रखा है। वरुण दुबे हमारे साथ हैं तैयार। आइए वरुण दे रहे हैं आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, जो आपने कहा कि नाम में क्या रखा है, तो यहाँ नाम जो है वही सब कुछ है और नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। और नाम में है नौटंकी और तमाशा। कंपनी का नाम है द ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी और द ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी। और इस नौटंकी में बेसिकली कुछ किरदार जो है उसमें तो एक कंपनी है, साथ ही साथ 3 बैंक है जो कि अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये कंटेक्स्ट आया कहां से, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल 1-2 दिन पहले आईडीबीआई बैंक ने एक एड निकाला कि हम द ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी का करीब 107 एकड़ के आसपास की जो जमीन है उसको बेचने वाले हैं। ये कर्नाटका में जमीन है, हालांकि इसका रिजर्व प्राइस जो है वो केवल 11.5 करोड़ के आसपास का है। और बैंक को ये नौबत क्यों आई बेचने की, ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि इन बैंक्स ने या फिर 3 बैंक्स ऐसे थे जिन्होंने ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी को 150 करोड़ के आसपास का कर्ज दिया था। अब वो 3 बैंक्स कौन से थे? उसमें आईडीबीआई बैंक था, 93 करोड़ का कर्ज दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 49 करोड़ और एचडीएफसी बैंक ने 6.25 करोड़ के आसपास का कर्ज जो है इन कंपनियों को दिया था। अब ये कंपनी जो है ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी, इसकी गारंटी दी थी ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी ने, साथ ही साथ विजक्राफ्ट इंटरनेशनल ने और एसजी इन्वेस्टमेंट। अब आप बोलेंगे ये कौन है, तो ये सब ग्रुप कंपनीज ही है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो द ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी जो है 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और विजक्राफ्ट की ये दरअसल सब्सिडरी है। इसके बाद ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी का कहीं ना कहीं गठन हुआ और ये सब कंपनी करती ये थी बेसिकली कि एक दूसरे को एसेट बेचती थी और एक दूसरे के एसेट्स के कहीं ना कहीं गारंटी देती थी और इसी में ये बैंक जो है वो फंस गए। दरअसल ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी ने इन बैंक से कर्ज लिया और उसके बाद कर्ज का भुगतान करना भूल गए। 2009 से ये कर्ज ले रहे थे और 2014 से ही दरअसल इन्होंने कर्ज का भुगतान जो है वो करना बंद कर दिया था। उसके बाद इनको दिवालिया घोषित कर दिया गया था। 2021 में एनसीएलटी में कहीं ना कहीं इन कंपनी को लेके जाया गया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार बैंक जो है इन कंपनियों के एसेट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये कर्नाटका में जो 107 एकड़ का एसेट है उसको तो 11 करोड़ के आसपास में बेचने के लिए रिजर्व प्राइस रखा है। इसमें आएगा कितना, 20, 30, 50 करोड़ के आसपास, लेकिन 150 करोड़ के आसपास का जो लेनदारी है वो इन बैंक्स को करना है। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इनकी एक और जमीन है हरियाणा में बेसिकली, और ये हरियाणा में इन्होंने हरियाणा सरकार से लीज पे ली थी और उस पर भी बैंक्स ने लोन दे दिया और लीज खत्म होने के पहले हरियाणा सरकार ने लीज वापस ले ली। तो अब ये बैंक्स बेचेंगे क्या, ये भी एक बहुत बड़ा मामला जो है वो अब अटक चुका है। तो ये नौटंकी और तमाशा कंपनी जो थी, इन्होंने बेसिकली इन बैंक्स के तमाशा बना दिया है और बैंक्स अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। देखते हैं कब तक पैसा वापस आएगा। तो लेकिन लोग कहते हैं ना कि कर्ज देने के पहले अगर नाम ही ठीक ठाक तरीके से देख लिया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। हालांकि वैसे देखा जाए तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट तो आप बैंक को दे सकते कि विजक्राफ्ट और उनकी जो ग्रुप कंपनी उनका काम तो यही है, हाँ। इवेंट मैनेजमेंट करना, तमाशा करना, नौटंकी करना, वो तो है ही है। लेकिन वही है कि जब आप पैसे ना लौटा पाए और जब ऐसा हो जाए तो फिर नाम का मखौल उड़ाया जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई मतलब आंख से अंदर नाम नैन सुख वैसा हाल है कि भाई दिख नहीं रहा है लेकिन नाम नैन सुख रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे। तो वो हाइंडसाइट में पता चलता है कि शायद ग्रेट इंडियन तमाशा कंपनी या ग्रेट इंडियन नौटंकी कंपनी को आपने कैसे लोन दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली जब नाम ऐसा और काम ऐसा हो जाए तो फिर लोग सवाल भी उठाते हैं और मजाक भी करते हैं। जी सर, बग्गा साहब, विशेष टिप्पणी आपकी। अनिल जी बिल्कुल, और एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रमोटर तो लंदन बैठे हुए हैं तो पैसा तो लौट के आने नहीं वाला है जी। और यही होता है कि जब बैंक्स हमें यही सिखाया जाता था कि कोलैटरल मत देखिए, कैश फ्लो देखिए, कैपेसिटी देखिए और कैरेक्टर देखिए आदमी का पैसे देने के वक्त। और यही है कि कैश फ्लो बेसिस पे ही ये हुआ होगा, क्योंकि कोलैटरल तो कुछ दिख नहीं रहा। जो ये हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है पब्लिक डोमेन में, पता नहीं क्यों बैंक्स ने दिया। हो सकता है कि क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा मेला लगाते थे ये एक 7 एकड़ की जमीन पे किंगडम ऑफ ड्रीम्स करके, तो मेरे ख्याल से उसके कैश फ्लो के बेसिस पे दिया होगा ये लोन। और फिर कोविड के चलते बंद हो गया सब कुछ। तो मे बी दैट इज वन एक्सप्लेनेशन, कह नहीं सकते,
बट यही है कि सिर्फ कोलेटरल पे भी आप लोन नहीं दे सकते जब तक कैश फ्लोज ना हो। और ये हम सिनेरियो फोरकास्ट जरूर करते थे बैंक में कि क्या गड़बड़ हो सकती है, कोई कीमैन रिस्क है, कोई ऐसा रिस्क है। और 2020 के बाद तो पैंडेमिक रिस्क आ गया जो 100 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था स्पेनिश फ्लू के बाद। अभी हर चीज में कोविड रिस्क भी देखना पड़ता है कि अगर बंद ही हो गया सब कुछ, हाई कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री में आप, और अगर नहीं आ पाए वहां पे पर्यटक, तो आपका क्या होगा। इंटरेस्टिंग। लेकिन सर आपने ना एक सेंटेंस बोला जो मैं चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो अच्छे से समझ के फिर से याद करें। और उस सेंटेंस में बग्गा साहब ने बहुत काम की बात बोली है, जो बग्गा साहब का पूरा अनुभव है इतने सालों का, उसमें निचोड़ है। जो सेंटेंस बोला है ध्यान से सुनेगा, सिर्फ कोलेटरल मत देखिए। कोलेटरल का मतलब होता है कि अगर आप किसी बैंक से कर्ज लेते हैं तो बैंक आपसे उसके बदले में सिक्योरिटी देता है। वो सिक्योरिटी कोई जमीन की हो सकती है, कोई शेयर की हो सकती है, कोई और संपत्ति हो सकती है। तो बैंक को ये नहीं देखना है कि जो लोन लेने वाला आदमी है वो आपको कर्ज कोलेटरल के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर क्या दे रहा है। देखना यह है